लेके आज भी एक परसेप्शन है कि ये जुआ है। क्या ये सच में जुआ है? तो जुआ क्यों है उसका लॉजिक समझ। दुनिया का ऐसा कोई भी काम अगर बिना सीखे आप करते हो तो जुआ है, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो चाहे आपकी ड्राइविंग हो। क्या हर आदमी ट्रेडिंग सीख सकता है, ट्रेडर बन सकता है? सबसे बड़ी बात आपको मैं बताऊं कि आप तो कौन लेके आए थे? हमारे एक मित्र थे, उन्हीं की देन थी कि मैं इस बाजार में आ गया। तो हुआ लॉस हुआ? लॉस बहुत लॉस हुए। लॉस इतने हुए कि मेरे गांव के 3 बार मेरी जमीनें बिक गई। तो हमारे यहाँ जमीनें नहीं बिकती, इज्जत बिकती है। स्टॉक मार्केट की तरफ आप कैसे आ गए, वो थोड़ा बताइए। देखिए, स्टॉक मार्केट में इंसान 2 तरीके से आता है। और आज हम लोग स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत सारी चीजें इनसे सीखने वाले हैं। कैसे एक आम इंसान जिसको अभी शेयर मार्केट के बारे में कुछ खास पता नहीं है, कैसे पहुंचे राइट पर्सन तक। सबसे बड़ी बात है कि उसे किसी पर्सन के पास पहुंचने की आवश्यकता ही नहीं। बाजार में बने रहना भी इतना आसान नहीं है। मुझे लगता है 20 साल से आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। जब इस बाजार में आप आते हैं तो बाजार क्वेश्चन करता है आपसे, ठीक है, क्या क्या दांव पे लगाओ। आपका आंसर होना चाहिए सब कुछ। अगर आपने सब कुछ नहीं दिया तो बाजार आपसे आपका सब कुछ छीन लेगा। स्टॉक मार्केट में लोग क्या करते हैं कि 10, 20, 50 हजार पैकेट में डाला और सोचते हैं कि 50 हजार डाल के हम करोड़पति बन जाएंगे। तो बाजार कहता है कि भंडारा लगाए क्या, कि पैसे डाल के आओगे कमा के चले जाओगे। तो उनके सारे पैसे ले जाता है। एक नया जो इन्वेस्टर है वो जब मार्केट में एंट्री ले तो किन 3-4 बातों का ख्याल रखे? तो अगर इन्वेस्टर है तो इन्वेस्टर को पहले तो मार्केट में जब वो आता है ट्रेडिंग के फील्ड में, ये जो पेशेंस है, ये जो धैर्य, धैर्य का मंत्र यही है कि पहले तो किसी भी चीज में सफल होने के लिए जिद चाहिए। अगर आप जिद नहीं पालेंगे तो सफल नहीं होंगे। कहते हैं कि पैसा छापने के कई तरीकों में से 2 तरीके काफी मशहूर हैं। या तो पैसा 2 नंबर का हो और या तो पैसा स्टॉक मार्केट का हो। बहरहाल हमारे स्टूडियो में आज जो शख्स मौजूद है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। स्टॉक मार्केट के बाजीगर, स्टॉक मार्केट गुरु। और आज हम लोग स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत सारी चीजें इनसे सीखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले मिलकर स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में मौजूद एनके सिंह सर का। सर पहले तो स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर कि आपने टाइम निकाला और आज आपसे फाइनली हम लोग मिल पा रहे हैं। कैसे हैं सर? थैंक यू। पहले तो आपको यहाँ पे मुझे बुलाने के लिए, कि मुझे भी मौका मिला कि मैं लार्जर ऑडियंस तक की बातें पहुँचा पाऊँ। और सबसे बड़ी बात कि आप भी बिहार से हैं तो मुझे भी अच्छा लगा जब मैं सुना तो मुझे लगा कि ज्वाइन करनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि मेरी फर्स्ट पॉडकास्ट है। क्या बात है, तब तो ऐसे पॉडकास्ट बहुत सौभाग्यशाली हम लोग। हाँ, इसके पहले भी मुझे और जगह से ऑफर मिला था पर मैं गया नहीं था। तो ये फर्स्ट टाइम था, तो मेरे लिए भी पहला अनुभव है कि क्या होता है, कैसा होता है। तो आज दिन है खुल के बात करने की, बताने की लोगों को कि क्या सही है क्या गलत है। और उसके बाद वो खुद जज करेंगे चीजों को, है ना। सर आएंगे स्टॉक मार्केट पे आएंगे, लेकिन उससे पहले 20 साल का आपके पास एक बड़ा अनुभव है। ये जर्नी कहाँ से शुरू हुई, कैसे आप स्टॉक मार्केट में आ गए? क्योंकि बिहार के अंदर तो आप भी बिहार से, मैं भी हूं, तो सरकारी नौकरी की सबसे ज्यादा अगर कोई जिद है वहां पे कि सरकारी नौकरी में चले जाना है, तो स्टॉक मार्केट की तरफ आप कैसे आ गए, वो थोड़ा बताइए। देखिए, स्टॉक मार्केट में इंसान 2 तरीके से आता है। पहला तो उसका अगर कोई पुश्तैनी बिजनेस है स्टॉक मार्केट का, तब वो आ जाएगा। क्या बात। या उसके ब्रोकरशिप है या जिस तरह से हो, उसके फाइनेंशियल बैकग्राउंड हो तो आ जाता है। दूसरा वो आता नहीं, उसको लाया जाता है। अच्छा, वो खुद से नहीं आता है। या तो उसके कोई दोस्त ले आएंगे या कोई मित्र ले आएंगे, कोई कलीग ले आएंगे, कोई भी होगा एक पर्सन जो आपको लेकर आएगा। कहीं ना कहीं अकाउंट खुल गया, उसके बाद वो चला जाता है, वो भाग जाता है, बस आप रुक जाते हो। अच्छा, माध्यम बन गया। आप माध्यम बन गया। तो आप आ जाते हो। जब आ जाते हो तो स्टार्टिंग में जब आप आते हो तो एक डर होता है, जैसा कि माइंड में होता है कि स्टॉक मार्केट बारे में पैसा यहाँ डूब जाएगा। ये जो डूब जाए का डर होता है, तो स्टार्टिंग में हम लोग छोटा पैसा लगा कर देखते हैं कि चलो जी 5,000 10,000 रुपया लगा कर देखते हैं क्या होता है। और जब वो फर्स्ट टाइम में पैसा लगाओगे ना, तो 10 में 9 बार क्या होगा, आपको पैसा बन जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, और वो 10,000 रुपये 20,000 भी हो सकती है। इतनी अच्छी एक्यूरेसी होती है। तो मार्केट आपको इन्विटेशन देता है कि देखो जी, अब जैसे ही 10 का 20 बनेगा तो बैंक एफडी करने वाला इंसान जो ईयर में 6-7% मिलता हो, उसको तो लगता है भाई 10,000 मैंने इन्वेस्ट किया, ये 2 दिन में 3 दिन में या इंट्राडे में 20,000 बन गया। कहा था मैं, हाँ, ये तो बहुत अच्छा बिजनेस, अब बड़ा पैसा लगाओ। और जैसे ही आप बड़ा लगाओगे, बाजार कहेगा कि अब आए हो, उसके बाद वो नुकसान देगा।
जो भी आपने कमाया उसको पहले ले लेगा, तो आप उस पैसे को रिकवरी करने जाओगे कि जो भी मान लो कि आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया, 20 बन गए थे, अगली बार आप 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया, बाजार एक झटके में 50,000 का लॉस दे देगी, क्योंकि आपको उस समय तक पता ही नहीं होती है कि पोजीशन साइजिंग क्या होता है, सीखना क्या होता है, कुछ भी नहीं पता होता है। तो जैसे आपने 10,000 इन्वेस्ट किया था तो 10,000 एक में इन्वेस्ट कर दिया, वैसे ही 5 लाख आप एक में करोगे उस समय। तो क्या हुआ को आपको कौन लेके आया था? हमारे एक मित्र थे, उन्हीं की देन थी कि मैं इस बाजार में आ गया। तो हुआ लॉस? हुआ लॉस, बहुत लॉस हुए। लॉस इतने हुए कि मेरे गांव के 3 बार मेरी जमीनें बिक गई। क्या बात कर रहे हैं? और मैं आपको बताऊं कि मैं बिहार से हूं और हमारे यहाँ जमीनें नहीं बिकती है, इज्जत बिकती है। अगर आपने अपने गांव की जमीनें बेच दी तो आपके रिश्तेदार, आपके मित्र, आपके जितने लोग हैं, आपको अपनी पार्टी में बुलाएंगे भी नहीं। इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि ये कहानियां उस बीच में, मतलब एक बार में तो नहीं बिकी, एक बार बिका तो 1-2 साल चला, फिर बिका, इसलिए 3 बार बिका। ओह माय गॉड। और जमीनों की सबसे बड़ी खासियत क्या थी, मेरे पास और कोई एसेट था नहीं ना, हम लोग इतने बड़े परिवार से तो थे नहीं कि भाई पैसा बहुत रखा हुआ है। लोअर मिडिल क्लास फैमिली से। हाँ, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से। तो लोअर मिडिल क्लास फैमिली के पास पिताजी गवर्नमेंट जॉब में थे, तो गवर्नमेंट जॉब में तो एक लिमिटेड पैसा आता है। तो उस लिमिटेड पैसे से वो तो 1 तारीख को वेतन आया, 15 तारीख को खत्म हो जाता है, और 15 दिन तक अगले वेतन का वेट करो। ये तो होता है ना, वेतन भोगी लोगों का तो कष्ट है। तो उस फैमिली से मैं आया हूँ, तो वहां पे पैसा था ही नहीं। तो चलो जी, किसी कुछ जमा पूंजी तो निकल गई बाजार में, तो अब लास्ट में बचा। पहले निकल गया, जमा पूंजी निकल गई, लाखों, हाँ लाखों उसमें निकल गए। हाँ, जो भी थे सब निकल गए। मैं आपको बता दूं दर्शकों की, मैंने कहा कि सर हमारे स्टूडियो में 50 लोग बैठ सकते हैं, तो एक काम करते हैं, एक पोस्ट डाल देते हैं, 50 लोग आ जाएंगे। कहा सर ने कहा कि वो तो बहुत सही बात है, लेकिन पोस्ट डालने के बाद 50 लोग नहीं आ पाएंगे। मैं कहा अरे सर की ख्याति इतनी बड़ी, 50 लोग कैसे नहीं आ पाएंगे? क्या कि 500 लोग आ जाएंगे। बिल्कुल, जैसे जो आ जाएंगे, यहाँ से आ जाएंगे, वहां से आएंगे, किनको किनको रोकेंगे? जैसे जो लोग सुन रहे हैं तो वो जान रहे हैं कि उनमें से बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किया है, फोन कॉल किया है कि सर मिलना चाहते हैं। तो मिलने का अगर जगह मैं यहीं पे कहता कि मिल लूंगा तो भी बहुत सारे लोग आ जाते हैं, उनको संभालना मुश्किल था मेरे लिए। तो ये जमीन बेचने वाली ये कैसे आ गई? मतलब ये उस समय तक क्या ये डेवलप हो चुका था आपके अंदर? वो एक जिद वाली बात करते रहते हैं आप हमेशा। अब आप एक चीज को समझो कि आपको जीवन में अगर कुछ बनना है तो एक जिद पालनी होगी और खुद पे भरोसा करना होगा कि मैं कर सकता हूँ। क्या अगर वो भरोसा नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो मेरे अंदर एक क्वालिटी थी, शुरू से रही और आज भी है, कि मैं अगर किसी एक काम को हाथ में ले लेता हूँ तो जब तक उसको खत्म न करूँ मैं दूसरा काम हाथ में नहीं लेता हूँ। so great. ये मेरी एक क्वालिटी है। अगर मैं किसी चीज को पढ़ना शुरू कर दिया तो जब तक खत्म नहीं करूँ दूसरा बुक हाथ नहीं लगाऊंगा। अरे क्या बात है। तो ये मेरी नेचर में रही है। तो मैंने जब इसको प्रोफेशन के रूप में चुना और इतने लॉसेज हो चुके थे जिंदगी में, आप जब 4-5 साल आगे बढ़ जाते हो तो उस समय आपके पास फिर कोई पीछे लौटने का ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैं यहाँ से पीछे लौटता हूँ तो फिर उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितना मैं आगे आया हूँ। तो वो गुजरा हुआ वक्त तो वापस आएगा नहीं। दूसरी चीज, जो पैसे मेरे गए थे, मुझे ये भी पता था कि अगर इधर से गया है तो वापस इधर से ही आएगा, क्योंकि एक नियम है कि जिस गली में आपका बटुआ खोया है मिलेगा उसी गली में, दूसरे में ढूंढने से तो नहीं मिलेगा। क्या बात है। तो वो चीजें मेरे माइंड में थी और अपने पास कुछ था नहीं। ठीक है, तो किया क्या जाए? अगर आप कर्ज मांगने जाते किसी से तो स्टॉक मार्केट में कर्ज लेकर तो आना नहीं चाहिए। नहीं आना चाहिए ना? नहीं आना चाहिए। आप भी ये सुझाव देते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप आते हो तो एक उधर कर्ज का प्रेशर होता है, इधर होते हो। एक टाइम के बाद जब आप उसमें सक्सेस कर जाते हो, चीजें समझ में आती हैं, फिर जो करनी है कर लो ना। मार्केट आपको लिखता है कि 25-30% डाउन हो गया है, जैसे कोरोना टाइम पे निफ्टी, उस समय कर लो। तो मतलब आप स्मार्ट हो। तो अब कर्ज लेकर आप रोज इंट्राडे ट्रेड तो नहीं कर सकते हो ना। So true. अगर आपकी नॉलेज नहीं है तो सारी बातें नॉलेज पे आ जाती है। तो वो तो था नहीं अपने पास उस समय, तो क्या करते? तो जमीन ही सामने थी और घर वालों ने इसके खिलाफ बात की होगी। खिलाफ तो हर कोई ने बात किया। दूसरी चीज आप ये समझो कि आप कर्ज की जहां तक बात है, कर्ज भी उसे ही मिलता है जिसके पैकेट में पैसे होते हैं। जिसके पास नहीं उसे कर्ज भी नहीं मिलता है ना। बैंक में भी आप जाएंगे तो सिविल स्कोर देखता है बैंक। ऐसे नहीं, सिविल स्कोर का मतलब क्या है कि आप फाइनेंशियल अच्छे हो। क्रेडिट अच्छा नहीं है तो कर्ज मिलेगा। क्रेडिट अच्छा, तो क्रेडिट किसका अच्छा? जो सही है, जो सही है, सफल है। तो पैसा भी सफल को ही मिलता है ना, सफल कहाँ मिलता है। तो मैं जानता था कि, और दूसरी की मैं कर्ज ले भी लूं तो लौटाऊंगा कहाँ से? अगर फेल कर गया तो इतने लॉस हुए हैं, फिर वो चढ़ जाएगा, कर्ज वाला चढ़ जाएगा। तो जमीन बेचने का डिसीजन था और उसमें मेरे पिताजी ने जहां बोला वहां पे साइन किया। ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, क्योंकि हर किसी के फादर मदर उतने सपोर्ट नहीं करते हैं। और घर में अकेला था,
इकलौता बेटा होने का एक फायदा भी है, नुकसान भी है ना, दोनों है। तो वही चीज़ था। तो उसके कारण उन्होंने मना नहीं किया, फैमिली वालों ने काफ़ी सपोर्ट किया और समझा, क्योंकि मेरे डिसीजन पे कोई सवाल नहीं उठाता था, लोगों को लगता था कि जो कर रहे हैं वो सही करेंगे। तो वो चीज़ें आई और धीरे धीरे कारोबार बढ़ता रहा। और आपने कहा कि 4 साल 5 साल मैं आगे जा चुका हूं। अगर आप किसी फील्ड में आगे जा चुके हैं, फिर पीछे जाने में उतना ही वक्त लगेगा, इसलिए मैं आगे जाने के बारे में मैं सोचता रहा। मेरा एक सवाल है कि यानी क्या 2-3 साल बाद भी ऐसे फेज आए थे जहां पैरा ऊपर से फिर नीचे चला गया? ऐसा 2-3 साल के बाद भी हुआ? 2-3 साल क्या, वो तो 7-8 साल तक होता रहा। 2-3 साल कौन कहता है? अच्छा, ये तो सुनने की जरूरत है सबको। देखिए, एक बात को समझिए, जब इस बाजार में आप आते हैं तो बाजार क्वेश्चन करता है आपसे ठीक, कि क्या क्या दांव पे लगाओगे। आपका आंसर होना चाहिए सब कुछ। अगर क्या आप बात है, क्या क्या दांव पे लगाओगे? आंसर होना चाहिए सब कुछ। अगर आपने सब कुछ नहीं दिया तो बाजार आपसे आपका सब कुछ छीन लेगा। सो डीप, क्या बात है। तो इस बात अगर को ध्यान आपने सब रखना, कुछ नहीं दिया तो बाजार आपसे सब कुछ छीन लेगा। जो लोग भी आते हैं ना कि मैं पार्ट टाइम आ रहा हूं, तो आप जो का फुल टाइम भी बाजार छीन लेगा। बड़ी गूढ़ बात, क्या बात है। तो ओह माय गॉड। तो ये चीजें बाजार की है और लोग नहीं समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग उनकी नहीं, फाइनेंशियल। क्यों ट्रेडिंग को लेके आज भी एक परसेप्शन है कि ये जुआ है? क्या ये सच में जुआ है? क्यों? अभी आपसे भी बात हो रही थी, अभी हम लोग पहले बात कर रहे थे, तो आपने एक बड़ी अच्छी बात बताई कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, तो वहां समाज का, परिवार का साथ मिलता है। लेकिन जैसे ही आप कहते हैं कि मैं स्टॉक मार्केट में जाऊंगा, मैं ट्रेडर बनूंगा, तो एक ऐसा लगता है कि जुआड़ी बनेगा। अब जुआरी के संदर्भ में आप यूं समझिए, जो प्रोफेशन वर्ल्ड के इंटेलिजेंट माइंड करते हो, जो प्रोफेशन बिजनेसमैन का बिजनेस है, मतलब नॉर्मल आदमी टिक ही नहीं सकता है, जो सफल बिजनेसमैन को भी फिर से यहाँ बिजनेस स्टार्ट करनी पड़ती है, वो प्रोफेशन जुआ कैसे हो सकता है? तो जुआ क्यों है, उसका लॉजिक समझिए। क्यों है फिर? हाँ, अब मान लो कि किसी को आईएएस बननी हो, ठीक, तो क्या इंसान ऐसे ही आईएएस बन जाएगा? वो नहीं, पढ़ेगा, पहले मेहनत करेगा, जीत और मेहनत करेगा, तो आईएएस बनेगा। 12-12 घंटे, 14-14 घंटे इवन लोग पढ़ते किसी को, किसान को खेती करनी है तो जाएगा, धूप में बारिश में खेतों में जाएगा, मेहनत करेगा, तब होगा, है ना? या अदर कोई भी प्रोफेशन की बात, डॉक्टर बनना है, 5 साल पढ़ना है, 7 साल पढ़ना है, 10 साल पढ़ते लोग, और तो उनको तो लाइफ टाइम पढ़ना है, जब तक है उनको पढ़ना ही पड़ेगा। सो ट्रू, पढ़ना है, तब जाकर वो डॉक्टर बनेंगे, सफल होंगे। स्टॉक मार्केट में लोग क्या करते हैं कि 10-20-50 हजार पैकेट में डाला, एक डीमेट अकाउंट तो खुल जाती है आधार बेस्ड, और अगले दिन से 2 सी ले लो, 4 पी ले लो, और सोचते हैं कि 50 हजार डाल के हम करोड़पति बन जाएंगे। तो बाजार कहता है कि भंडारा लगा है क्या, कि पैसे डाल के आओ, अगर कमा के चले जाओगे। तो उनके सारे पैसे ले जाता है। तो इसलिए जुआ है कि लोग यहाँ पे आकर ये मानते हैं कि यहाँ सीखने वाली कोई चीज ही नहीं। दिक्कत की बात ये है, और सीधा आकर जंप लगा देते हैं। मेरा मानना है, इस दुनिया का कोई भी काम अगर बिना सीखे आप करते हैं तो वो जुआ है। आपको इलेक्ट्रीशियन का काम नहीं आता है, आप जाओगे वायरिंग करोगे, करंट मारेगा, मारे जाओगे, जान का जुआ ले रहे हो। आपको फ्लाइट उड़ाने नहीं आती है, प्लेन में लेकर उड़ाने चले जाओगे, क्रैश करवाओगे, जुआ नहीं है। क्या बात है। मतलब दुनिया का ऐसा कोई भी काम अगर बिना सीखे आप करते हो वो जुआ है, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे आपकी ड्राइविंग हो। मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा कोई डेफिनेशन हो सकता है, इतना क्लियर कॉन्सेप्ट। तो जुआ उनके लिए है जो बिना सीखे, बिना समझे, अपने रिस्क को बिना समझे बाजार में आ जाते हैं। उनको लगता है कि मैं आया हूँ इजी मनी कमा लूंगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। आपको यहाँ टाइम देना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, जिद पालना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और अगर ये सब चीजें नहीं कर सकते हैं तो आंख बंद करके म्यूचुअल फंड सही है, या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में चले जाइए। निफ्टी 50 के 50 स्टॉक होते हैं, कहीं पे भी पड़े रहो, कोई नहीं पूछने वाला है। आप 5 साल 10 साल बाद देखोगे जिंदा रहोगे, आपकी पोर्टफोलियो अच्छी है, बैंक से अच्छी रिटर्न रहती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। सिंपल कर लो ना। लेकिन सिंपल चीजें में टाइम लगता है, लोगों के पास टाइम ही तो नहीं है, जल्दीबाजी में लोग। अरे भाई अभी मॉर्निंग में पैसा डाला, 1 घंटे में हमको पैसा चाहिए, तो उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए, नॉलेज चाहिए। वो आपके पास ना एक्सपीरियंस के लिए टाइम। एक्सपीरियंस क्या है? आपने लाइफ में कितनी गलतियां की है, जितनी ज्यादा गलती उतनी ज्यादा एक्सपीरियंस। सो ट्रू, क्या बात। आप बिना गलती करने को तैयार हो ना एक्सपीरियंस लेने को तैयार। लॉस लेने के लिए तो कोई तैयार ही नहीं बैठा। तैयार ही नहीं है, कोई लॉस लेने को तैयार नहीं है। तो लॉस लेने को तैयार नहीं हो तब तो बाजार आपको फिर बॉस नहीं बनने देगा। क्या बात है। अरे वो एल बदल के भी हो जाता है क्या, लॉस और बॉस। बस बस so true। तो वही चीजें होती है, लोग नहीं समझते हैं ना। मुझे लगता है लॉस का वो एल जो है वो लर्निंग है। लर्निंग है, और लर्निंग लोग नहीं करना चाहते हैं यहाँ पे आने के बाद।
और देखिए लोगों में बहुत लोग हैं जो सीखना भी चाहते हैं, मैं ये मानता हूँ बाजार में, लेकिन उनके साथ भी एक समस्या है कि सीखे कहाँ किससे? सीखें, ये किससे सीखें? क्वेश्चन है हम लोग का कि क्योंकि मेरा मानना है आज के संदर्भ में कि बाजार में ट्रेडर से ज्यादा तो ट्रेनर है। अरे इस बात को समझिए। बहुत सारे लोग कोर्सेज बेच रहे हैं और नहीं, पैसा नहीं, कैसे, आपको समझिए, हाँ, कोर्सेज बेचना या करना बुरी बात नहीं है, अच्छी बात, ठीक है, हाँ, अच्छी बात नो है। डाउट, नो डाउट, मेरे भी क्लासेज होते हैं, हाँ, बिल्कुल, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मेरा कहना है कि आप अपने प्रति ईमानदार रहो कि जो चीजें आप करने जा रहे हो, देने जा रहे हो, क्या आप उसमें परफेक्ट हो? क्या बात है, आप वो सिखाओ जो सच में आप जिसमें हाँ, जिसमें परफेक्ट हो और वो चीजें काम करे, वो भी आपको समझना है, जिससे उसका नुकसान कम से कम हो, उसको समझाना है। क्योंकि देखिए उसको बच्चों की तरह ट्रीट करना पड़ता है, बहुत गलतियां करेगा इंसान। क्या आप में काबिलियत है कि उसको उस तरह आप ट्रीट कर सकते हो? वो झल्लाएगा आप पे गुस्सा दिलाएगा और बोलेगा भी कुछ, तो आपको सुनना पड़ेगा। रीजन है कि वो किसको बोले, ना उसको घर वाले उसको सुनने को तैयार हैं, ना उसके फैमिली सुनेंगे, ना दोस्त सुनेंगे, किसको सुनाए? मैंने तो सुना है शादियां तक कट जाती हैं। शादियां कट जाती हैं, शादियां होती नहीं है। आप एक स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में एमटीएस हो, एमटीएस सबसे लोअर पोस्ट होता है, हाँ, है ना? हाँ, फोर्थ ग्रेड तक। और स्टॉक मार्केट में आप ट्रेडर हो, पैसा ठीक ठाक कमाते हो, फर्स्ट क्लास से यात्रा करते हो, बिजनेस क्लास से घूमते हो, 7 स्टार 5 स्टार होटल में रुकते हो, ठीक है। अब शादियां होने जब आएगी ना हमारे बिहार में, तो एमटीएस की शादी हो जाएगी, ट्रेडर की नहीं होगी। इस बात को ध्यान रखना है। तो इसका मतलब हमारा इस तरह से डिजाइन ही किया गया ना कि आपकी वैल्यू ही नहीं है ना। तो ये हमारे समाज को है समझना होगा और सीखना होगा लोगों को भी। बिना सीखे इस फील्ड में अगर आते हैं और बिना समझे आते हैं तो उनको बहुत नुकसान तो एक बात अभी थी कि मतलब कि कैसे एक आम इंसान जिसको अभी शेयर मार्केट के बारे में कुछ खास पता नहीं है और बस उसने अभी नाम सुन लिया कि शेयर मार्केट है कुछ एंड ऑल, वो कैसे चुने, गुरु कैसे पहचाने? क्योंकि मैंने जहां तक सुना है कि गुरु पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। इतने लोग हैं, इतनी चीजें हैं, कैसे पहुंचे राइट मतलब पर्सन तक? सबसे बड़ी बात है कि उसे किसी पर्सन के पास पहुंचने की आवश्यकता ही नहीं है। इंसान खुद में सबसे बड़ा गुरु होता है। क्या बात? क्योंकि हर इंसान पहले बच्चे, जो बड़े बड़े गुरु हुए ना, पहले भी बच्चे थे, कुछ नहीं जानते थे। उसे ये होना होगा बाजार में जब आता है तो फर्स्ट कुछ महीने, 6 महीने 1 साल ट्रेडिंग से बचे, और करता भी है तो अकाउंट में 1 लाख रुपए ले रहा हो 200 रुपए का, 1000 रुपए का, 2000 का, उससे आगे वो नहीं बढ़े। स्टार्टिंग में वो छोटे छोटे ट्रेड करे 2-2 हजार रुपए का 1 साल तक। वो जो 1 साल छोटे छोटे ट्रेड करे, बाकी कंटेंट इतने हैं सोशल मीडिया पे, जीरोडावर्सिटी पे बहुत सारी पढ़ने की चीजें हैं, यूट्यूब पे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। आप जैसे भी कई लोग हैं, नो डाउट। अब चैट जीपीटी का जमाना है, सिर्फ उससे पूछ लो, पूरी डिटेल में बता देगा। कुछ गलतियां बताता है, आपको उसको वेरीफाई करना होगा, लेकिन बता दे। तो नॉलेज लेने के लिए क्या है कि स्टार्टिंग फेज में जो 1 साल आप संघर्ष करोगे ना, आपको चीजें मिल जाएगी और उस 1 साल में आपको पता भी चल जाएगा कि हमें कहां पे जाना है। उस 1 साल में बाकी लोग क्या गलतियां कर देते हैं? जैसे आपने कहा 2000 या 4000, मतलब छोटे छोटे, जैसे क्या कर देते हैं कि अब 1 लाख रुपए लेके आ गए, तो आएंगे तो पहले ऑप्शन की बाइंग करेंगे। ये ऑप्शन मैंने सुना बड़ा खतरनाक होता है। खतरनाक तो आग भी होता है, लोग खेलते हैं ना। खतरनाक तो फ्लाइट उड़ाना भी होता है, खतरनाक तो बंजी जंपिंग भी होता है, खतरनाक तो स्कूबा ड्राइविंग भी होता है। क्या खतरनाक नहीं? So true। खतरनाक तो होता है, लेकिन सवाल है कि आपको उसे समझना होगा, सीखना होगा। ऑप्शन क्या है कि हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है, वो ट्रेडिंग के लिए नहीं डिजाइन की गई थी, हेज के लिए की गई थी। लोगों ने उसको ट्रेड के लिए यूज करना शुरू किया। तो जब ट्रेड के लिए यूज कर रहे हो तो आपके पास उतनी नॉलेज तो हो और उसके रिस्क को तो समझो कि हम क्या कर सकते हैं। अब जैसे ऑप्शन की बात बता रहा हूं, जैसे ऑप्शन रिस्की एसेट क्लास तो है, हम काफी कुछ डेवलप करते रहते हैं। एक मैंने हेज 2-3 डेवलप किया। 2-3 आपने दिया? आज से 2 महीने पहले की बात। सबको दे भी दिया आपने? शायद सबको दे दिया। मैं डेवलप करता हूं तो मोस्टली कोशिश करता हूं कि आम लोगों तक पहुंचा दो, क्योंकि मेरा मानना है कि ज्ञान जो होता है ना, पानी की तरह होता है, सबका अधिकार होना चाहिए। अगर लोगों को मिलेगा कहीं ना कहीं से तो दुआएं तो देंगे। सिंपल सी बात है। कितने लोग आपको इतनी श्रद्धा रखते हैं। हाँ, तो अब उसको मैंने डेवलप किया और लोगों को दिया। अब उसकी डिजाइन इस तरह से बनाई गई कि ऑप्शन जो कि डेरिवेटिव का डेरिवेटिव है, उसमें एक सैचुरेशन जोन होती है। सैचुरेशन जोन उसके कहते हैं कि ऑप्शन की प्राइसिंग कुछ आवर तक जो घटने की स्पीड होती है वो कम हो जाती है, और खासकर उसको एक्सपायरी के दिन यूज किया जाता है। ठीक है। अब वो होता क्या है कि वो कुछ आवर जो घटने की स्पीड कम हो जाती है, और एक्सपायरी के दिन होने के लिए एक ऑप्शन में होता है डेल्टा, ठीक है, और एक होता है गामा। तो गामा ब्लास्ट होता है एक्सपायरी के दिन, उसका इफेक्ट उसको मिल जाता है सैचुरेशन जोन के ऑप्शन पे।
ठीक। और चूंकि उसकी एक टाइम तक हमारी स्टॉप लॉस नहीं जाएगी, उसको इस तरह डिजाइन की गई है कि जनरली जब आप ट्रेड लेते हो तो प्राइस पे स्टॉप लॉस होती है, वहां पे वो टाइम पे स्टॉप लॉस है कि अगर वो ट्रेड मैंने 12 बजे लिया है तो 2:30 तक तो स्टॉप लॉस जाने से रहा, मतलब वो 2.5 घंटे बाजार को जो भी करना है कर ले, स्टॉप लॉस नहीं जाएगा। That's great. तो 2.5 घंटे अगर कोई भी वोलेटिलिटी आई तो हमें फायदा होगा। जनरली जब हम ट्रेड लेते हैं तो वन डायरेक्शन में कहीं ना कहीं लेते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी तो खरीदते हैं, नीचे जाएगी तो बेचते हैं। यहाँ उसकी डिजाइन की गई है कि मार्केट ऊपर जाएगा तब भी प्रॉफिट होगा, नीचे जाएगा तब भी प्रॉफिट होगा, दोनों में प्रॉफिट होगा। क्या बात है। और रिस्क है जो लिमिटेड होगा, प्रॉफिट अनलिमिटेड होगा। और महीने में 8 एक्सपायरी होते हैं, 4 सेंसेक्स के, 4 निफ्टी के। तो अब अगर 8 टोटल महीने में 20-22 दिन तो ट्रेडिंग ही होते हैं, बाकी तो सैटरडे संडे की छुट्टी होती है। तो 20-22 दिन में 8 दिन तो आपके पास हैं। अगर उस 8 दिन में मान लो 3 दिन आपने नुकसान कर भी लिया, 5 दिन तो आप हो। तो मेरा कहना कि अगर डिसिप्लिन से उसे भी 8 दिन की जाए, डिसिप्लिन बहुत बड़ी वर्ड है। क्या है इसका मायना? ट्रेडिंग में मैं बहुत सुनता हूँ सबको कि डिसिप्लिन ट्रेडर होते हैं या बड़ा डिसिप्लिन। अब उसका मायना बताते। तो एक तो मैंने देखा कि आर्मी में, डिफेंस में डिसिप्लिन को लेके बहुत चर्चा होती है। उसके बाद कहीं सबसे ज्यादा चर्चा कहीं है तो स्टॉक मार्केट के अंदर है। उसका रीजन क्या है? स्टॉक मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं। आप क्या क्या करोगे, कैसे करोगे, तो वहां आपको फोकस करना होगा कि मुझे यही चीज करनी है, यही बार बार करनी है, हम बाकी चीजें नहीं करेंगे। अच्छा, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ऑप्शंस है करने के लिए। हाँ, जैसे आप कैश में इंट्राडे कर सकते हो, स्विंग कर सकते हो, पोजिशनल कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ऑप्शन में बाइंग कर सकते हो, सेलिंग कर सकते हो, हेजिंग कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं। स्कैल्पिंग कर सकते हो, बहुत सारी BTST, STBT, लॉट ऑफ चीजें हैं। लेकिन आप सब नहीं कर सकते हो ना, तो आपको फोकस कर लो कि चलो जी मुझे हेज 2-3 ही करने, 8 दिन ही करने। गुड। ये माइंड में रख लो, मेरे पास 1 लाख कैपिटल है, एक ट्रेड में 10,000 से ज्यादा का नहीं लूंगा। ये स्ट्रैटेजी, ये डिसिप्लिन मेंटेन करो। अब अगर किसी दिन 10,000 रुपए से बढ़ के 20 हो गए, 25, तो अगले दिन लालच में 25 का मत ले लो। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो देखते हैं ना, यही नुकसान करवाता है। ये क्या बहुत लंबे वक्त के बाद ही समझ आता है? मतलब डुबा के समझ में आता है या गुरुओं की बात, आप जैसे गुरुओं की बात, क्या लोग आप तो बहुत लोगों को पढ़ाते हैं। मुझे एक बात बताइए कि 100 लोग जैसे पढ़ रहे हैं, कितने लोग ऐसी बातें मान पाते होंगे आप लोग की, या उसके बाद भी गलती करते रहते हैं, फिर आते हैं रोते हुए? उसमें से 90 लोग मान लेते हैं, 10 नालायक होते हैं, वो सुनते नहीं। ठीक है। और वो भी मान लेते हैं जब वो लॉसेस कर लेंगे भारी भरकम, तो आएंगे कि मेरा लॉसेस हो गया, हम परेशान हो गए, क्या करें। तो उनको हम समझाते हैं क्यों करते हो, मत करो ऐसा। भाई तुम जहर खाने से इंसान मरता है, तो मैं तो ये नहीं कहूंगा जहर मत खाओ। अब तुम खा ही लोगे तो मैं क्या ही कर लूंगा। मेरा काम तो अब मान लीजिए बताना ही है ना, मेरा काम तो और कुछ है नहीं। तो होते हैं 10 लोग, वो करते हैं गलतियां, क्योंकि उसके कारण भी है, क्योंकि पास्ट के बहुत सारे लॉसेस होते हैं उनके, रिकवर करना, और कुछ के लोन भी चलते रहते हैं, कोई EMI देना है किसी को, तो वो बेचारे दुखी होते हैं उसमें, और उसके कारण वो गलतियां करते हैं। उनको लगता है कि वो प्रेशर, कुछ लोग तो इनकी फैमिली भी स्टॉक मार्केट से ही मतलब चलानी है, तो उसके कारण उन पर प्रेशर होता है। तो वैसे लोगों को थोड़ी सी परेशानियां आती हैं, लेकिन अगर वो भी समझदारी से काम लें तो उनकी परेशानियां दूर हो जाएंगी, जो मैं समझता हूँ। तो क्या है डिसिप्लिन होने का मतलब? डिसिप्लिन होने का मतलब है कि किसी एक चीज पे आपको फोकस करना होगा। जैसे कि मैंने अभी आपको उपमा दी कि हेज 2-3, ठीक है। मैं ऑप्शन की बात इसलिए कर रहा हूँ कि ज्यादा लार्जर कम्युनिटीज को करता है, और खूब पैसे डुबाते लोग, पैसे डुबाते तो है। 90% से ज्यादा लोग मुझे लगता है कि फिर भी लॉस में रहते हैं। 90% तो लॉस करते हैं। तो वर्ल्ड का ऐसा कोई प्रोफेशन भी नहीं है ना कि जहाँ पे कि 100% सक्सेस रेट हो। एक किसान जब खेती करता है ना, तो आप देखेंगे इंडिया में कुछ किसान भी बेचारे खेती में सक्सेस नहीं कर पाते हैं। कई किसानों की तो किसानी करना थोड़े छोड़ देगा, किसान तो करते हैं ना। तो वैसे ही इसमें भी सक्सेस रेट कम है अन्य प्रोफेशन की तरह, लेकिन को सीखना होगा, टाइम देना होगा, अपने पैसे के वैल्यू देना होगा, उटपटांग चीजें नहीं करनी है, लालच में नहीं आना है, इसको नॉर्मल बिजनेस की तरह समझना है, तभी आप ये मंत्र। जैसे देखिए स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि लोग सपने बेचते हैं, ठीक है, और जितने बेचने वाले हैं उससे ज्यादा खरीदने वाले भी हैं, तभी तो उनका बिक रहा है। और वो सपने बेचने वाले क्या करेंगे कि दूसरे के सपने को जलाकर अपने घर की रोटियां सेक लेते हैं। अब सपने कैसे बेचेंगे? 30% का रिटर्न, 40% का है, और तो और करोड़पति स्ट्रैटेजी, ये वो क्या नहीं करते हैं। खूब चल रहा है, खूब चलता है। हाँ। उससे क्या होता है, देखिए अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, या आप एक चेयर ले लो, एक माइक ले लो, कैमरा, कुछ भी बोल दो, लार्ज कम्युनिटी तक पहुंच जाती है। लेकिन जब आप कुछ बोलते हो तो इस चीज का ख्याल रखें कि जिसके पास पहुंच रहा है उस पर वो एक्शन लेगा।
और उस एक्शन के रिएक्शन से उसकी फैमिली बर्बाद हो सकती है। क्या बात। और ऐसे हजारों लोग हो रहे हैं। बाजार में सिर्फ पैसा नहीं लगता, बाजार में बहुत कुछ जाता है, ये लोग कब समझेंगे पता नहीं। तो 30% 40% का रिटर्न ये वो, तो उससे लोग कहीं ना कहीं आकर्षित हो जाते हैं। पैसा किसे नहीं चाहिए, पैसा तो सबको चाहिए ना, कि कम समय में ज्यादा पैसा सबको चाहिए। तो उसके कारण लोग गलत ट्रेड लेते हैं और लेने के बाद और ज्यादा क्वांटिटी में ले लेते हैं, अपने रिस्क का ख्याल नहीं रखते हैं, तो लॉसेस करते हैं। और लॉसेस क्या करते हैं, बाजार की तो एक हरकत यह है कि आपसे पैसा थोड़े लेता है, आपसे सब कुछ छीन लेता है। आपको आपसे छीन लेगा, आपके बच्चों की खुशियां, आपके घर की सब कुछ। कितने लोग तो घर छोड़ के भाग जाते हैं, कितने लोग तो सुसाइड कर लेते हैं। हाल फिलहाल में पेपर में आप पढ़ते होंगे, आता रहता है। तो बाजार का स्वभाव ही ऐसा है। तो फिर उस टाइम पे क्या करे आदमी जब इतना कुछ उसका जा चुका है? फिर उस समय क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए, ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या कहती? जीवन में जब आप ज्यादा परेशान होते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले आप अकेलापन ढूंढिए, शांति। तो उस समय पहले ट्रेडिंग छोड़ दीजिए और शांति छोड़ दीजिए। 6 महीने मत कीजिए ट्रेडिंग, जाने दीजिए, फिर स्टार्ट करेंगे, रीस्टार्ट करेंगे, 6 महीने बाद करेंगे। लेकिन ट्रेडिंग छोड़ दीजिए 6 महीने। अगर आपने 6 महीने छोड़ दिया और बाजार को सिर्फ देखा, समझा, सीखा, तो उसके बाद फिर कोशिश कीजिए, बाजार आपको कहीं ना कहीं मौका देगा। अच्छा, 3-6 महीने छोड़ दीजिए, कभी कभी उससे भी ज्यादा, आपको 1 आध साल भी छोड़ने होंगे। अच्छा, अगर आप में क्षमता होनी चाहिए और उसमें भी सिस्टम आपके सामने चल रहा हो, अकाउंट में पैसे हो, बट हम ट्रेड नहीं करेंगे, उस लेवल की छोड़नी है। ऐसा नहीं कि मैं छोड़ दिया तो घूम रहा हूँ और साथ वाले पैसा बना रहे हैं। हाँ, साथ वाला बनाते रहे, मार्केट आप नहीं करोगे। मार्केट तो इनविटेशन देती है ना कि ये जी बढ़िया ट्रेड है, ले लो, आओ, बस आप जाओ तो सही, फिर बताएगा। बुलाती है, जाने का नहीं। वो बिल्कुल बुलाती है, जाने का, और बुला लेगा इनविटेशन देकर। जैसे कैसा होता है कि आपको शादी पार्टी में इनविटेशन देकर बुला लिया और खाना खिलाएगा ही नहीं, तो मार्केट वही करेगा, इनविटेशन देकर बुला लेगा और पैसा देगा ही नहीं, आप ही से ले लेगा। मतलब लिफाफा भी रख लिया, खाना भी नहीं दिया। और अगर उस दौर में ये सब बार बार रिपीट होगा तो आपको सच में सुसाइड तक, बर्बादी तक लेके जा सकते। इसलिए 6 महीने क्या होता है, एक साथ छोड़, आपने लोन ले लिया, ठीक है, आपकी सारी जमा पूंजी में रिटायरमेंट फंड वगैरह सब खत्म हो गया, ठीक है। अब वो लोन का EMI देना है, फैमिली है, बच्चे हैं, उनके खर्चे हैं, फैमिली परिवार तो आप पे अगर है डिपेंडेंट तो आपसे मांगेगी ना। और आसपास के लोग, घर वाले उसको टॉर्चर करते हैं मेंटली रूप से, बहुत परेशान करते हैं। तो मैं तो ये भी कहूँगा आपके माध्यम से कि अगर ऐसा आपके भी घर में है तो भाई उनको परेशान ना करें, उनको समझें। वो कोई मतलब इलीगल काम तो कर नहीं रहे हैं, वो बेचारे कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि जीवन आगे बढ़े। और कल को अगर वो गलती से सक्सेस कर गए तो उसका सबसे ज्यादा फायदा आप ही लोगों को मिलेगा। क्या बात, क्या बात। मैं अपने घर वालों को वो कहता हूँ कि मैं भी जब संघर्ष करता था तो घर वाले सब बोलते थे, मजाक उड़ाते थे सभी, तो मैं उनको बोलता था कि देखो तुम लोग इतना बोलते हो ना, अगर गलती से सक्सेस कर गया ना तो तुम्हें बहुत पीड़ा होगी। तो वो लोग, और आज जब वही चीज को मैं याद दिलाता हूँ घर में तो लोग गुस्सा हो जाते हैं। मैंने कहा बताओ, तुम जब बोलते, मेरे बुरे वक्त में जब तुम लोग बोलता था तो मुझे कितना पीड़ा होती होगी, और आज मैं बोलता हूँ तो क्यों हो रहा है। तो वो चीजें होती है, उनको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अगर वो सफल होते हैं तो सबसे बड़ा फायदा आप ही लोगों को मिलेगा। उनको तो दिल में खुशी होगी, चलो मैंने कर लिया। वो जी कहाँ पाते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट तो उसको तो खाना है, सोना है, ट्रेड करना है, यही तो उसकी जीवन हो जाती है। जिएंगे तो आप अच्छे मकान मिलेंगे, अच्छे कपड़े मिलेंगे, घूमने को मिलेंगे, क्या बात है ना, आपके बच्चे से स्कूल। लेकिन उनको सपोर्ट कीजिए। अगर नहीं करेंगे, कल को गलत हरकत उठा लिया, सुसाइड कर लिया, तो फिर आप क्या ही कर लोगे। ये भी समझना होगा, फैमिली सपोर्ट नहीं करती है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपके बच्चे या फैमिली आ गए हैं तो उनको और प्रॉपर एजुकेशन से दीजिए। फाइनेंशियल मार्केट का बहुत बड़ा चीज है। अब आप आ गए इस मार्केट में तो देखो इसमें बहुत सारी प्रोफेशनल चीजें हैं। जैसे आप इसमें RA कर सकते हो, IA कर सकते हो, PMS कर सकते हो, और भी ऑप्शन बहुत हैं। तो आप ट्रेडिंग करते हो ये भी करो, आप अपना ब्रोकर ले सकते हो, ब्रोकरशिप ले सकते हो, तो बहुत सारी चीजें। इस फील्ड में आने के बाद और भी काम है, अगर ये नहीं हो रहा तो हाँ किसी। तो आप ये मत सोचो कि ट्रेडिंग में हमको, तो ट्रेडिंग करते रहो लेकिन वो भी कर लो। क्या दिक्कत है, हाथ पैर चलाओगे तब ना। मान लो कि आप समंदर में गिर गए तो तैरना आवश्यक है, लेकिन अगर कोई मान लो लकड़ी का मिल गया है कोई पटरा, तो पकड़ने के लिए किसने मना किया था? अरे पकड़ लो ना। कुछ हाथ पैर कम चलाना पड़ेगा। तो ट्रेडिंग में अगर आ गए हो तो ट्रेड तो करोगे, लेकिन अगर मान लो कुछ सपोर्ट मिल गया, अपना कोई ब्रोकरशिप खोल लिया, आपने कुछ और कर लिया, तो उसे सपोर्ट मिल गया ना, तो ट्रेडिंग का पेन कम होगा, सर्वाइवल इजी होगी। तो लोग ये गलतियां करते हैं। और मैं बताऊं कि ये करना बहुत आसान है। अगर आपके पास नॉर्मल इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन है या फाइनेंस में मास्टर है
बिल्कुल। इकोनॉमिक्स से आप एमए हो या एमकॉम हो या एमबीए फाइनेंस हो, कुछ भी, तो आप आरएआई ये सब कर सकते हो। और वो भी अगर आपने कर लिया है तो एनएसआईएम का और भी कोर्सेज होता है, एनएससी का, उसको कर सकते हो। तो उसके थ्रू आप इस फील्ड में आ सकते हैं, जिससे कि आप सही तरीके से राइज करेंगे और बेहतर करेंगे। सीखने का फील्ड है, मुझे लग रहा है पढ़ने लिखने का फील्ड है, ऐसा नहीं। हाँ, मतलब सिर्फ मजाक नहीं है कि बस। हाँ, ये जो मार्केट है, यहाँ पे आप लाइफ टाइम लर्नर होते हो। आप यहाँ पे ये नहीं होते हो कि मैं सब कुछ जानता हूँ, क्योंकि जिस दिन आपको लगेगा कि मैं सब कुछ जानता हूँ, अगले दिन बाजार आपको भारी लॉस करवाएगी। बाजार औकात पे लाता है। औकात पे लाता है कि बॉस तो मैं ही हूँ, तुम लोग नहीं हो। तो मार्केट में आपको हमेशा मतलब शालीन रहना है, मार्केट के सामने एक्सेप्ट करना है मार्केट को। गुड। जैसे मार्केट में जो लोग भी इसमें सफल होते हैं, तो मार्केट सबसे पहले क्या करता है, उनका घमंड उनसे छीन लेता है। क्या बात है। उनको डाउन टू अर्थ बना देगा। अगर वो नहीं है तो वो इंसान झूठ बोल रहा है। ये चीजें प्रैक्टिकल चीजें, बाजार मतलब इतना तोड़ता है आपको ना कि आप उठ नहीं पाते हो। मतलब आप फाइनेंशियल फैमिली से नहीं आए हो, तो एक कॉमन मैन हो और आप ट्रेडिंग फील्ड का चुनाव किए हो और फिर आगे बढ़े हो, तो कॉमन मैन को इतना तोड़ता है तो बस कुछ होता ही नहीं है। फिर जब उसमें अगर आगे बढ़ जाएगा तो इंसान सही बन जाता है। एक अच्छा इंसान तो बना ही देता है आपको। ट्रेडिंग एक अच्छा इंसान बना। लेकिन अगर आप बहुत बड़े फैमिली से आए हो, ऑलरेडी फाइनेंशियल बैकग्राउंड रहा है, तब तो बात अलग, आप रूढ़ी हो सकते हो, आपका विचारधारा अलग हो सकता है। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल फैमिली से आए हो तो वहां पे बाजार तो छीन ही लेगा आपसे वो चीजें। ये स्वभाव है इसका। मतलब बाजार में बने रहना भी इतना आसान नहीं है। मुझे लगता है 20 साल से आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग 20 साल तक ट्रेडिंग नहीं कर पाते। जिंदगी में बने रहना मुश्किल होता है तो बाजार ही है। जिद चाहिए बहुत ज्यादा, यानी जैसे किसी भी चीज में सफल होने के लिए जिद चाहिए। अगर आप जिद नहीं पालेंगे तो सफल नहीं हो सकते। बट जिद पालने के बाद सही दिशा में जाओ, उछल कूद ना करो। हम एक शब्द बोले हैं, जंपिंग बेबी। हम अपने स्टूडेंट लोग को भी बोलते हैं कि जंपिंग बेबी। मतलब क्या होता है कि कल कभी कुछ ये ट्रेड करेगा, कभी ये करेगा, कभी वो करेगा, उछलता रहेगा। मैंने कहा ऐसा मत करो। ऐसा करोगे बाजार सब पैसे ले लेगा। उछल कूद करने वालों को बाजार पैसा नहीं देती है। जैसे कहावत है ना, क्या बात है, एक कहावत है कि एक क्लास में अगले बेंच पे बच्चा बैठा था और एक लास्ट पे था। तो अगले बेंच वाले को मैडम ने चॉकलेट देना शुरू किया। तो लास्ट वाला देखा कि अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट वाले को चॉकलेट मिलेगा। वो पीछे वाले बेंच से उठा और सीधा नेक्स्ट पे आके बैठ गया। ठीक। अब मैडम कहा अगला बेंच को मिल गया, अब सबसे लास्ट वाले को मिलेगा। तो जहां वो बैठा हुआ था उसके से चॉकलेट उसको तो नहीं मिला। हाँ। तो उसने सोचा कि अच्छा, तो वहां से अब यहाँ पे आएंगे, फिर क्योंकि यहाँ से लास्ट गए हैं तो वहां से फिर यहाँ आएंगे, तो यहीं मैं बैठा रहूंगा। तो मैडम कहे नहीं, अब इसके बगल वाले को देंगे, सब पीछे आने में टाइम ले। फिर नहीं। इस तरह वो ऐसा करता रहा, लास्ट में चॉकलेट खत्म हो गया, उसको नहीं मिला। तो बाजार में भी वही होता है कि कुछ लोग मान लो कि स्टॉक ले लिए। हाँ। अब स्टॉक उसका डाउन हो रहा है, बाकी स्टॉक ऊपर जा रहे हैं। तो एक टाइम पे वो अपने स्टॉक को बेच देगा, जो ऊपर जा रहा है उसको पकड़ लेगा। जैसे ही पकड़ेगा वो गिरना शुरू हो जाएगा, और जिसको आपने छोड़ा था वो भागना शुरू हो जाएगा। खूब होता है लोगों के साथ, होता है ना। तो इसी कारण से होता है कोई जंपिंग बेबी नेचर, उनको डर। मैं कह रहा हूं आपने लिया, भरोसा रखो ना। बड़ी चीजें होने में टाइम लगता है, और आपको जब अपने पे ही भरोसा नहीं और आप उछल कूद कर रहे हो तो गलत बात है ना। भरोसा रखो कि मैंने सही चीज लिया है, टाइम लगेगा, कोई बात नहीं है। जब बैंक में आप एफडी करके 5 साल 10 साल भूल सकते हो, तो इस मार्केट में 2-3 साल भूलने में क्या दिक्कत है। सोचो, मार्केट की देखिए 6 ईयर की एक साइकिल होती है। ठीक है। वो साइकिल कहता क्या है कि आज बाजार टॉप के आसपास है, आप यहाँ पे किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिए हो, और अगर आप में 6 ईयर होल्डिंग कैपेसिटी है और उसका प्रमोटर फ्रॉड नहीं है, गुड, बिजनेस ठीक ठाक चल रही है, तो वो आपको 6 ईयर में आप देखेंगे आपको ठीक ठाक प्रॉफिट दे के रखेगा। अच्छा, 6 साल का एक पूरा साइकिल है। और इसको आप चेक कर लें, मैं हजारों स्टॉक पे चेक करें इस 6 ईयर के साइकिल को। कंपनी काम कर रही हो, अब ऐसा नहीं कि बिजनेस है ही हो ही नहीं, पेपरों पे काम, तो उसका कोई मतलब नहीं है ना। मैं ठीक ठाक की बात कर रहा हूं कि कंपनियां ठीक ठाक हो, जिसके काम नोन हो, दिख रहा हो कि काम कर रही है। आप अभी कह रहे थे, हम लोग की बात हो रही थी तो, कि कोई स्टील का कारोबारी है, उसने रेस्टो का बिजनेस शुरू कर दिया, तो फिर वहां से हटा देते हैं। हाँ, जैसे मतलब देखिए, ये क्या था। हाँ, मेरा कहना है कि आप अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, और कोई कंपनी है जो स्टील का कारोबार कर रही है, और वो कंपनी अब रेस्टोरेंट के बिजनेस में आ गई, तो आपको उस कंपनी पे डाउट करना है, क्वेश्चन मार्क करना है कि भाई ये फाइटर जेट उड़ाने वाला ये बाइक पे क्यों आ गया है, ये चेंज क्यों कर लिया। जो अपने बिजनेस को लेके ही सही नहीं है कि भाई स्टील का बिजनेस वाला अब रेस्टोरेंट में जा रहा है, कल को कुछ और करेगा, तो ये स्टॉक से नहीं निकलो।
अच्छा, उसने अपना धंधा ही बदल लिया ना। तो वो एक्सपेंशन भी आप तो हो जैसे सकता है। देखो एक्सपेंशन वैसे नहीं, जैसे कोई ऑटो कंपनी है, वो ऑटो इंसुलरी की अगर कोई कंपनी खोल रही है तो सही है, गुड, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इट्स ओके। लेकिन अगर कोई ऑटो कंपनी है वो टायर की भी खोल रही तो भी सही है। लेकिन अगर ऑटो कंपनी जाकर कुछ और बनाने लगे जिसका कोई लेना देना कोई नहीं, लेना देना ही नहीं है, तो फिर उसमें डाउट हो जाता है ना कि भाई इसका क्या है। तो फिर आपको सचेत रहना है। खासकर ये चीजें छोटी कंपनियों पे लागू होती हैं, बहुत बड़ी कंपनियों पे लागू, छोटी कंपनियों पे। अब जो लार्ज कैप की कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनमें हो सकता है कि उनके पास कैपिटल बहुत ज्यादा होते हैं, तो अपने बिजनेस को और अदर जगह जाना चाहते हैं, कोई दिक्कत। लेकिन छोटी कंपनियों में जब आप जाते हैं तो इन चीजों को ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि उनका माइंडसेट अलग होता है। और छोटी कंपनियों में सारा कुछ प्रमोटर के ऊपर होता है, और उसमें बहुत सारे मैनिपुलेशन हो सकते हैं, और आम आदमी उसमें फंस भी जाता है। मैनिपुलेशन की थोड़ी सी बात करते हैं। ऐसा माना, मतलब शुरू से ही एक स्टॉक मार्केट के अंदर ये देखा जाता है कि कुछ मैनिपुलेशन एंड ऑल, वो एफआई, ये सब मैनिपुलेशन क्या होता है कि हाँ, मार्केट की डिजाइन इस तरह से की गई है ना, एफआईआई, डीआईआई, हाँ, ये सब मतलब देखिए एफआई ये क्या चक्कर ये सब तो बड़े पैसे के लोग हैं, ओके, ठीक है। तो इन बड़े पैसे वालों की तो बात ही अलग है, ठीक है ना। वो तो जिधर चाहे बाजार को कंट्रोल कर सकते। देखिए बाजार में क्या होता है, कोई भी प्राइस को बढ़ने के लिए क्या चाहिए, कोई खरीदने वाला चाहिए, ठीक। गिरने के लिए क्या चाहिए, कोई बेचने वाला चाहिए। खरीदने से ज्यादा बेचने वाला हो जाएगा, प्राइस गिर जाएगा। बेचने से ज्यादा खरीदने वाला होगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब कि जिसके पास ज्यादा पैसा है वो कंट्रोल कर सकता है। गुड। तो एफआईआई, डीआईआई को हम लोग इसलिए ट्रैक करते हैं कि उनके पास ज्यादा पैसा है। तो हम लोग देखते हैं कि जिनका माइंडसेट जिस डायरेक्शन में है, मार्केट भी उस डायरेक्शन में हो सकती है। इसलिए हम उनके मूवमेंट को, उनकी बाइंग सेलिंग पोजीशन को ट्रैक करते हैं कि वो किस डायरेक्शन में। ये ट्रैक होता है? हाँ होता है, आपको एक्सपीरियंस तो ट्रैक होता है। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि अभी मैंने एक डेवलप किया सपने वाला ट्रेड, उसको मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा, ठीक है। अभी 1-2 साल उसको मैं देखता हूँ, ट्रैक कर रहा हूँ। तो उसमें 70-80% टाइम ऐसा होता है कि जब भी वो चीजें एक फेवर में होती हैं तो बाजार उस डायरेक्शन में जाता है। जैसे परसों की बात थी, फ्राइडे की, उस दिन एक्टिव हुआ, तो मैंने लिखा भी था टेलीग्राम के माध्यम से, देखो सपने वाला एक्टिव हो गया है। लेकिन मैं चूंकि ट्रेवलिंग में हूँ तो किसी को बता नहीं पाया ज्यादा डिटेल में, लेकिन वहाँ लिख दिया था कि हो गया है। और एक एफआई इंडिकेटर भी हो गया। एफआई इंडिकेटर में क्या होता है कि बाजार अपोजिट में चला जाता है एफआई बाइंग सेलिंग में। हाँ। तो एफआई कहता है, बताया, सिग्नल दिया कि ऊपर जाना चाहिए बाजार, ठीक। और सपने वाला ने बताया दिया कि गिरना चाहिए। डाटा, जो मैं डाटा की बात कर रहा हूं, बस नेम है ताकि आप समझ पाए। अब बाजार क्या हुआ, मॉर्निंग में गैप अप हो गया, एफआईआई ने काम कर दिया और उसके बाद बाजार को गिरा दिया। तो डाटा कहीं ना कहीं काम करता है। अब आपको उसको यूज कैसे करना है ये आप पे डिपेंड करता है, और उसको रीड करने आना चाहिए। ट्रैवल से बात चली कि आपके कुछ शिष्यों से भी मेरी बात हुई, जब पता चला कि आप आ रहे हैं, तो कई लोगों ने कहा कि जब भी सर ट्रैवल करते हैं, गुरुदेव जब ट्रैवल करते हैं तो चीजें मार्केट डाउन हो जाती है। इसके पीछे क्या रहस्य है? एक्चुअली इसके पीछे कोई रहस्य नहीं है, इसका नाम लोगों ने ट्रैवल इंडिकेटर रख दिया। ट्रैवल इंडिकेटर रख दिया। अब देखो इत्तेफाक से ऐसा होता है कि करीब 80-90% ऑफ टाइम मैंने देखा है कि कहीं भी मैं अगर बाहर गया बाजार गिर जाती है। हाँ, ये कह रहे हैं लोग। हाँ। और ये मतलब सामने हो रहा है ना, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो लोग तो ये कहते हैं कि सर आप बाहर जाएंगे तो डेट पहले बता दीजिएगा तो मैं शॉर्ट करके बैठ जाऊंगा। मैं कह रहा भाई इसमें कुछ भी नहीं है, आप इसको ज्यादा सीरियसली नहीं। लेकिन बाजार ने भी ऐसा कर रखा है कि जब जब जाते हैं इत्तेफाक से गिर जाता है। इस बार भी हुआ है, इस बार भी देखो आज भी गिर गया है। हाँ, वही तो ये चीजें थोड़ा सा मैं भी अब समझ रहा हूँ, या तो घूमना बंद कर दो या खुद घूमने से पहले सबको बता दीजिए, सबको बता दो। ये चीजें हैं, तो इसमें कोई लॉजिक नहीं है, बट वो गिर जाता है। लेकिन इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग, मतलब आप किसे मतलब प्रेफर करते हैं? और एक आम जो निवेशक है वो अपनी सैलरी का जो कुछ ऐसा मतलब मार्केट में लगाना चाहता है, वो क्या करे? इन्वेस्टिंग की तरफ जाए या ट्रेडिंग की तरफ जाए? देखिए अगर कोई आम निवेशक है और जिसकी सैलरी पर्सन है, तो उसको तो छोटे छोटे क्वांटिटी इन्वेस्टिंग करता है। उसके लिए म्यूचुअल फंड सही है, क्योंकि उसके पास उतना टाइम नहीं होगा कि वो मार्केट में डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर सके, उतना सीखे। तो म्यूचुअल फंड में चले जाएं, 2-4 म्यूचुअल फंड में अपना ज्यादा 2 से 3 म्यूचुअल फंड, उससे ज्यादा नहीं। कुछ लोग होते हैं कि 10-20 म्यूचुअल फंड रख लेते हैं, वो गलत है। अच्छा, क्योंकि सारे म्यूचुअल फंड वाले तो लगभग वही स्टॉक रखते हैं ना। सो ट्रू। तो उतना नहीं रखना चाहिए, 2-3 ही रख लें बस, वो इनफ है। उस पर अपना काम करते रहिए, या ईटीएफ रूट से चले जाइए। ईटीएफ भी अच्छा है, ईटीएफ में भी ज्यादा परेशानी नहीं है। और ईटीएफ तो सभी के मिल जाते हैं, गोल्ड सिल्वर सब में, तो भी उनको दिक्कत नहीं है। और ट्रेडिंग की जहां तक बात है, देखिए ट्रेडिंग उनके लिए जो एक्टिव है बाजार,
जो एक्टिव पार्टिसिपेंट है उनके लिए ट्रेडिंग, उनके लिए एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं। जो टाइम नहीं दे सकते हैं उनके लिए नहीं है, क्योंकि अगर आप टाइम ही नहीं दे रहे हो बाजार को तो फिर बाजार आपको फिर बहुत मुश्किल में डाल देगा। आप मतलब जब हेज की ट्रेड करते हैं तो आपका फिक्स रेशियो मतलब क्या होता है? मतलब देखिए, मैं या कोई भी ट्रेड करे उस पर सिंपल सी एक लाइन है कि आपको हमेशा अपने रिस्क को समझना है। ठीक, ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट रिस्क, क्योंकि आपको एक ही चीज पता होती है बाजार में, अपना रिस्क। उसके सिवा आपको कुछ भी पता नहीं होता है, सिर्फ रिस्क पता होता है। क्या है रिस्क का मतलब? कितना डुबा सकते हैं या कितना, क्या है मतलब? रिस्क का मतलब है कि हर व्यक्ति के लिए रिस्क की परिभाषा अलग अलग होती है। ठीक है, लेकिन जनरल टर्म में कहा जाए कि अगर आप ट्रेड लेते हो तो आपको ये देखना है कि मेरा इंट्राडे में 1% से ज्यादा लॉस नहीं हो, या BTST करते हैं तो 1% से ज्यादा लॉस नहीं हो, स्विंग करते हैं तो 2.5% से ज्यादा लॉस नहीं हो, टोटल कैपिटल का। ये बात। दूसरी चीज है कि रिस्क को हमेशा मैनेज करके चलना है। आपके पास मान लो 10 लाख रुपए हैं तो 10 लाख का एक ही स्टॉक में ट्रेड नहीं ले लेना है, पोजीशन साइज मेंटेन रखना है। आपको हमेशा ये मान के चलना है कि मैं जो ट्रेड ले रहा हूं वो लॉस हो सकता है। हमेशा ये मानना है कि लॉस हुआ तो मेरे कारण, लेकिन प्रॉफिट हुआ तो मार्केट के कारण। अच्छा, ये साइकोलॉजी, ये आपको साइकोलॉजी रखनी है। लेकिन यहाँ लोग क्या करते हैं कि अगर 2-4 प्रॉफिट हो गए तो अपने आप को महागुरु मानने लगते हैं, मार्केट का किंग लिख देते हैं कुछ लोग। मैं तो मार्केट का किंग, ऑप्शन किंग। ऑप्शन किंग बहुत सुनेंगे आप। मार्केट में सिर्फ एक ही किंग है, वो है मार्केट। यानी ये रॉन्ग साइकोलॉजी है जो तो आपको सिर्फ ट्रैप हो जाते हैं। आपको सिर्फ अपनी लॉस को समझना है कि भाई ये जो लॉस हमारा है, लॉस मेरे चलते हुआ है और मैं सिर्फ अपने लॉस को जानता हूं। जैसे कि मान लो आपने 1% का रिस्क रखा और आपका लॉस आ रहा है 1000 रुपए, तो आप एक कंफर्म हो कि 1000 रुपए से ज्यादा मेरा लॉस नहीं होगा। ठीक, प्रॉफिट कितना होगा आप कैसे पता कर सकते हो? अब आपने मान लो कि 1000 पे 2000 का टारगेट रखा है, बाजार 1700 जाके नीचे गिर जाएगी, मतलब टारगेट आप कभी जानते ही नहीं हो। टारगेट बस 2 लोगों को पता होती है, गॉड को और मैड को। तीसरे को टारगेट पता नहीं होती है। मैड पागल है। हाँ, तीसरे को टारगेट पता नहीं होता है। हम अनुमान लगाते हैं, सच बात है। पता लगना मतलब क्या कि हम जानते हैं कि यही है। जैसे हमें पता है कि कप यही है, हमें जानते हैं कि इसमें कॉफी है। तो जो चीजें हम अनुमान लगाते हैं, सही बात है, वो जान तो रहे नहीं। हाँ। अब आपके मान लो कि यहाँ पे कोई स्टाफ दूसरे जगह जो काम कर रहा है, अभी वो क्या कर रहा है, एग्जैक्ट किधर है, किस कॉर्नर में है, ये तो नहीं, सही बात है। अनुमान लगाना। या घर में कोई मेरा मेंबर अभी किस जगह पे, घर के किस कॉर्नर पे खड़ा है, मुझे तो नहीं पता है। बहुत सही। हम अनुमान लगाएंगे कि घर में होगा। अभी होगा, लेकिन एग्जैक्ट नहीं हो सकता। तो ट्रू। लूजिंग एक स्ट्रीक होता है, तो उसमें आप कैसे कंट्रोल रखते हैं? लूजिंग स्ट्रीक का एक नियम है कि अगर आपको लगातार 7 दिन लॉस हो जाए, 7 डेज, गुड, तो आप ट्रेड छोड़ दीजिए। अच्छा, 5 से 6 दिन तक मत कीजिए। और हर दिन हर लॉस का लिखिए, ट्रेडिंग जर्नल बताइए कि क्यों हुआ मुझे लॉस, क्या कारण था। और नियम याद रखिएगा कि एक लॉस अगर आपको हो जाती है तो दोबारा उस कारण से वो लॉस नहीं होनी चाहिए। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। लोग क्या करते हैं कि जिस कारण से उनको लॉस हो रही है ना, बार बार वही गलतियां करेंगे और लॉस करेंगे, और बोलेंगे सामने अब एक गलती नहीं करेंगे, और फिर से वही। जैसे कुछ लोग को ओवर ट्रेड के कारण लॉस होती है, वो रोज सामने कहेंगे कि ओवर ट्रेड कल नहीं करेंगे, और फिर से वही करेंगे। ऐसे कैसे होता है कि शराबी लोग बोलता है कि कल से नहीं पीऊंगा। नहीं, वैसे नहीं बोलता है। शराबी लोग बोलता है, देखिए, तौबा तौबा शराब से तौबा, शाम होते ही बोलेगा तौबा तौबा और शराब से तौबा। शराबी लोग तो वही चीज है। क्या बात है। तो ओवर ट्रेडिंग वाले यही करते हैं, वो रोज प्रॉमिस करेंगे कि अब ओवर ट्रेड नहीं करेंगे, बट करेंगे। तो गलतियां अगर आप लगातार रिपीट करेंगे तो होगा। तो आपको एक गलती एक ही बार करनी। तो आपने इसका मंत्र बताया कि आप ट्रेडिंग जर्नल बनाइए, रोज लिखिए, अगर लॉस हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्यों हुआ इस लॉस को, और उस लॉस को दोबारा कल नहीं करना है आपको। मैंने कहाँ मिस्टेक की, मैं कहाँ पे गलतियां कर गया, मुझे क्या करना चाहिए। तो जब आप लिखना शुरू करते हैं तो 3 से 4 महीने में ही आप देखेंगे आप में बहुत बड़ा चेंज हुआ। और सबसे बड़ी बात डिसिप्लिन मतलब क्या कि एक चीज पे फोकस करो। जैसे मैंने कहा हेज 2 3 8 है, करो, बाकी दिन वेट करो सही मौके का। क्या बात। उस दिन मौका मिला, चौका लगाओ उस दिन। तो महीने में 2 बार, जैसे आज सपने वाला था तो मार्केट कहीं ना कहीं टॉप के आसपास था, 26,300, तो लाइफ टाइम हाई है, तो उसके ऊपर क्लोज करेगा तो हम ब्रेकआउट मानेंगे। तो यहाँ पे अगर वो भी एक्टिव है तो वहां हम कोई पुट ऑप्शन खरीदेंगे, या कॉल ऑप्शन को शॉर्ट कर देंगे, या हेज बना लेंगे, जितना सेफ चल सके, या स्टोनेज जिसको मैंने नाम रखा है, वो कुछ तो ऐसा कर लेंगे जिससे मेरा काम हो जाए। हो जाए। तो ये सब मौका होता है कि हमारे डाटा भी एक्टिव हो,
चार्ट भी एक्टिव हो, तो वहां पे हम एक्शन ले लेंगे। आपके अनुसार कितने लोग ये लिख पाते होंगे, मतलब जो आप कह रहे हैं, क्योंकि मुझे बड़ा टफ लग रहा है। बहुत कम है तो बड़ा सरल काम, लेकिन हाँ, सरल काम ही तो टफ होता है। क्या बात। सरल काम जिसे हम लोग सरल मानते हैं, जो वही टफ होता है, वही Right. वही नहीं कर पाते हैं। और ये करने लगे तो क्या चांसेस है उनके सुधरने की? 100% सुधर जाएंगे, और सुधर जाएंगे तो क्या जीवन में कुछ ना कुछ तो बेहतर होगा ही। जितने लोग देख रहे हैं, मुझे लगता है जो सच में ट्रेडर Actually हैं, देखिए, हाँ, उनके लिए तो ये बहुत, जो ट्रेडर है उनके लिए इंपॉर्टेंट है, या इन्वेस्टर है उनको भी समझना होगा कि ट्रेडिंग क्या है। पूरी पूरी साइकोलॉजी के गेम है, पूरा आपके ब्रेन का। यानी इसीलिए ट्रेडिंग को कहा जाता है कि एक युद्ध अपने विरुद्ध, क्या बात है, एक लड़ाई आप अपने खिलाफ करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस से ज्यादा साइकोलॉजी मैटर करती है। हाँ, सारी चीज में साइकोलॉजी मैटर करती है। फंडामेंटल, टेक्निकल, वो चीजें तो सामने दिखती रहती हैं। जैसे कुछ लोग आपको कहेंगे मैं ट्रेड करता हूं तो लॉस कर देता हूं, लेकिन मैं अपने जब दोस्त को बताता हूं तो प्रॉफिट कर लेता है। क्यों? क्योंकि दोस्त के टाइम पे उसको साइकोलॉजी नहीं था, सिर्फ टेक्निकल था। तो जो देखा स्टेटमेंट दे दिया, जो उसने प्रॉफिट कर लिया। तो साइकोलॉजी मैटर करता है। और हमेशा जब तक साइकोलॉजी, जैसे आपने ट्रेड अभी नहीं लिया है, पैसे आपके नहीं लगे हैं, तब तक तो ओके है, सब कुछ चार्ट पे सही चल रहा है। लेकिन जैसे ही आपने ट्रेड ले लिया, अब वो जो रेड और ग्रीन स्क्रीन पे होगा ना, वो हार्ट बीट बढ़ता रहेगा, और जितनी ज्यादा पोजीशन उतनी ज्यादा बढ़ेगी। अब आपने जो भी चार्ट देखा था, डाटा देखा था, वो सब कर, तो उसको कंट्रोल करने का तरीका क्या है कि अपने स्टॉप लॉस पे फोकस करो। ओके, ट्रेड लेते समय मान लो कि मेरा इतना लॉस हो चुका है, बात खत्म। गुड। अब जो होगा देखा। तो जब आप लॉस को मान लेते हो, कितनी बार लॉस होगा भाई? क्या बात है, बात को समझो। आप 10 ट्रेड लेते हो, कितनी बार? 2 बार, 3 बार, 4 बार। एक टाइम आएगा कि 10 में 9 तक आप सही हो जाओगे। ऐसा भी वक्त आता ऐसा है। भी वक्त आएगा जीवन में, तो फिर स्टार्ट। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन से चलते हो तो कितना होगा। लेकिन आप चाहते हो ट्रेड के समय मेरा लॉस ही नहीं हो, तो आप मान के चलो लॉस होगा। ये सारी चीजें, ये साइकोलॉजी डेवलप करने में आप लोग उस प्रोसेस से गुजर के, गलतियां करके, तब ये साइकोलॉजी डेवलप हुई है? हाँ, गलतियां ही तो सिखाती है। और गलतियां क्या, मैं बता रहा हूं कि अपने टाइम पे मैंने काफी लोगों को ज्वाइन किया, बहुत पैसे दिए लोगों को, बहुत कई जगह पैसे सीखा। RSI सीखने के 90-90 हजार रुपए उस समय दिए। उस समय उसके बाद टिप्स वालों को महीने के 30-40 हजार रुपए देता था। महीने के फोन आते थे बहुत इधर उधर से। जब फोन का आ गया कर लो दुनिया मुट्ठी में वाला फोन, तो उसके बाद फोन आना भी शुरू हो गया था। तो फोन आते थे, उनको भी मैं पैसे देता था। अब जब लॉस करवा दें, और लॉस कैसे करवाएं कि बाय कर लिया, अब उसको एवरेज करवा रहा है, और जब जीरो हो जाए तो फोन ही में ऑफ कर ले या ब्लॉक कर दे। ये, और उसके बाद कहे कि कहीं से और पैसा ले आओ, रिकवरी करवा देंगे। रिकवरी जो था ना, मैजिक वर्ड की तरह काम करता है। इंसान फिर पैसा लेके आता है, फिर लॉस करो, फिर रिकवरी करा, रिकवरी हो जाएगी। रिकवरी हो जाए। और इस दुनिया में आपको देखेंगे, बाजार में बहुत लोग आएंगे, मेरा रिकवर, बहुत लोग तो इसलिए ट्रेड करके रिकवरी हो जाए, मेरा जो गया वो आ जाए। हाँ, गया वो आ जाए, मैं छोड़ के बाजार चला जाऊं। ये कैसी साइकोलॉजी है? क्या ये काम करती है? देखिए, आप रिकवरी करने जाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, कैसी कौन सी प्रोफेशन है जहाँ रिकवरी जैसी शब्द होती है? मैं एक उपमा देता हूँ कि आपकी एक मिठाई की दुकान है, आपने रसगुल्ले बनाए, रसगुल्ले खराब हो गए, ठीक है, तो अब आप नई रसगुल्ले बनाओगे कि उस खराब रसगुल्ले को रिकवरी करोगे केमिकल डाल? तो होगा नहीं, होगा नहीं ना, और खराब हो जाएगा, और खराब, आपका टाइम भी जाएगा, हाँ? पैसे भी जाएगा। तो आप क्या करो, उसको फेंकोगे, मूव ऑन, नए बनाओ, नए बेचो, उससे ज्यादा प्रॉफिट कमा लेंगे। क्या बात। तो यहाँ लोग क्या करते हैं, रिकवरी करते हैं। और उसमें रिकवरी का आलम क्या बताऊंगा, जैसे SBIN का कोई स्टॉक में उनको लॉस हो गया है, तो SBIN में ही उनको प्रॉफिट चाहिए, वो बार बार उसी में ट्रेड। जैसे उससे तो मतलब कोई होता है ना कि भाई गोतिया का लड़ाई हो SBI से, वो वाली स्थिति उनकी हो जाती है कि आप ही दे जाइए भैया, आप लिए आप ही दीजिए, आप ही दे जाइए। तो वो चीजें गलत अप्रोच है, वो नहीं होना चाहिए। आपको मैटर तो पैसे से है ना, क्योंकि देखो, चाहे पैसा SBIN से आए, चाहे टाटा स्टील से आए, चाहे निफ्टी से आए, सब पे तो मुस्कुराते हुए गांधी जी मिलेंगे ना। क्या बात। और क्या मिलेंगे? तो ये चीज समझना होगा कि तो भाई आपको पैसा कहीं से आना इंपॉर्टेंट है, आप मेहनत करो। मुझे लगता है जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हो, और वो चाहे अभी ट्रेडिंग कर रहे हैं या फ्यूचर में कभी भी करेंगे, उनके लिए जो साइकोलॉजी वाली ये सब, जो मुझे लगता है इसमें 20-20 साल लग जाते हैं। इस कौन सा इतना क्लियर कॉन्सेप्ट, कभी कभी उससे भी ज्यादा लग जाते हैं, क्योंकि क्या है ना कि ये आसान नहीं है, मुश्किल तो। और जीवन में मेरा मानना है कि कौन सी चीजें आसान है, हर काम तो मुश्किल है ही।
और इस मार्केट में आप आते हो, आप चुनाव करते हो इस फाइनेंशियल मार्केट को देखने को, और ऊपर से एक गरीब परिवार के बच्चे हो, या जिसके घर में कोई फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, या जिसके घर में सिर्फ गवर्नमेंट जॉब होता रहा है या प्राइवेट जॉब में है, या किसान परिवार से, और आपने इस पूरे समंदर को पार करने की सोच ली है, तो संघर्ष तो करना पड़ेगा ना, लंबा संघर्ष होगा। आप समझ लें कि जितने लोग गवर्नमेंट जॉब में गए हैं तो क्या वो आसानी से, वो कितना संघर्ष किए होंगे, कितनी रात वो सोए नहीं होंगे, लॉज में पढ़ते होंगे, खुद से खाना बनाते होंगे, अगर वो सिपाही दरोगा इस समय तो दौड़ते होंगे बेचारे, सुबह में 4 बजे भोर से उठकर, कितनी मेहनत किया, संघर्ष किया होगा, तब उनको मिला है। और आप यहाँ पे आए हो जिसमें कि पैसा ही है, डायरेक्ट मनी इन्वॉल्व है, डायरेक्ट मनी इन्वॉल्व, आपको आसानी से मिलेगा। यही प्रोफेशन है जहाँ पे पैसा दिया जाता है, पैसा लिया जाता है, पैसा खरीदा जाता है, पैसा बेचा जाता है। आहा, क्या बात, दुनिया में ऐसा कोई प्रोफेशन पैसा लिया जाता है, पैसा दिया जाता है, पैसा बेचा जाता है, पैसा खरीदा जाता है। तो इसके कारण इसमें साइकोलॉजी लेवल काफी हाई होती है। इस दुनिया में आप कोई भी काम करते हो, अंत में तो मकसद पैसा ही है ना, क्योंकि इस दुनिया में काम जब कोई भी इंसान काम करता हो, राजनेता से लेकर कोई, तो यहाँ 2 ही मकसद होते हैं, पैसा और पावर। यही दोनों में से कोई एक उनको चाहिए, और दोनों में से कोई एक आपको मिला तो दूसरा ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ये भी सही। पावर मिला तो पैसा मिल जाएगा, पैसा मिला तो पावर मिल जाएगा, पैसा मिल गया तो पावर वाले साथ जुड़ जाएंगे। तो वही चीजें हैं। तो जब डायरेक्ट मनी इन्वॉल्व है तो इसमें कष्ट तो होगा। अब लोग हैं कि सोचते हैं कि नहीं भाई, अब जो जॉब में गए तो जॉब में क्यों गए, पैसा के लिए गए, बस एक फिक्स्ड, सुरक्षित पैसा, हमारा भविष्य सुरक्षित, पैसा आएगा तो मेरा भविष्य सुरक्षित होगा। अगर जो जॉब में गए हैं कल को कह दे कि नहीं तुम्हें सैलरी नहीं मिलेगी, जॉब में आओ, कोई नहीं जाएगा। तो यहाँ पे आए हो, डायरेक्ट मनी है तो बाजार ऐसे ही दे देगा। आपको यहाँ मेहनत करना होगा, टाइम देना होगा, जलना होगा। आप उसकी तैयारी करके नहीं आए हो, जल्दबाजी नहीं करनी है। हमारे यहाँ कहावत है कि जल्दी का काम शैतान का। तो शैतान बनोगे तो बाजार सब शैतानी छुड़ा देगी। और क्या करेगी। ऑप्शन में कोई एक स्ट्रैटेजी जो बिल्कुल मतलब रिटेलर को कभी नहीं करनी चाहिए। देखिए, ऑप्शन में रिटेलर को नहीं करनी चाहिए, और एक स्ट्रैटेजी जो करनी चाहिए, मतलब नहीं। देखिए, ऐसी कोई भी चीज है कि कभी नहीं करनी चाहिए, ऐसी कोई भी चीज नहीं। आपको उसकी टाइम होती है, ओके, कौन से टाइम पे क्या नहीं करनी चाहिए, कौन से टाइम पे क्या करनी चाहिए। कुछ ऐसा बताइए टाइम को लेके। देखिए, टाइम को लेकर क्या है कि अगर ऑप्शन में आप ये देख लो कि जैसे कल एक्सपायरी है किसी ऑप्शन, ठीक है, तो आज उसको आप बाइंग करके मत जाओ। अगर आप बाइंग करके जाओगे तो उस केस में उसकी कल ओपनिंग में उसकी प्रीमियम चली जाएगी। उसमें 18 आवर गेम एक होता है, वो एक्टिव हो जाएगा, जिसके कारण उसमें प्रीमियम चली जाएगी। तो हम लोग वहां क्या करते हैं, CP शॉर्ट करके जाओ। लेकिन तब जब इवेंट नहीं हो, कोई न्यूज नहीं हो, ओके, तब अगर इवेंट है, कोई न्यूज है तो छोड़ दो। जनरली करके जाते हैं तो प्रीमियम गल जाती है एक्सपायरी से जस्ट एक दिन पहले। जब आप, या जैसे कि आज कल एक्सपायरी है और आज 12 बजे के आसपास आप ऑप्शन की कॉल पुट, 12 नहीं 10 बजे के आसपास ही कॉल पुट शॉर्ट कर दिए, ठीक है। मैं निफ्टी के संदर्भ में बता देता हूँ, लेकिन उसमें ITM वर्सेस ATM होती है, थोड़ा सा समझदार बनना पड़ता है। तो अगर आपने कर दिया, अब वो मार्केट वहां से 150 पॉइंट फॉल भी कर जाएगी ना, तो भी आपका स्टॉप लॉस नहीं जाएगा, प्रॉफिट देगा। और उसमें 2-3 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस होता है, वो जाता ही नहीं है। जब तक विक्स नहीं बढ़ेगा, इंडिया विक्स, तब तक वो नहीं जाएगा। इंडिया विक्स जो है वो ऑप्शन को प्रभावित करती है, प्रीमियम को, तो वो नहीं बढ़ेगा तब तक नहीं जाएगा। तो काफी अच्छी चीज है। लेकिन लोग क्या करते हैं, BTST कर लेंगे, बाइंग करके चले जाएंगे। तो ऐसी जगह पे नहीं बाइंग करके जानी है, ये ध्यान रखना है। वैसे ही अगर कोई इवेंट है, मान लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन है, ठीक है, अभी तो इलेक्शन से 20 दिन पहले, 15 दिन पहले मान लो, आपको किसी भी ऑप्शन को शॉर्ट नहीं करना है, स्ट्रैडल स्टैंगल को। बहुत बड़ी बात है, मतलब कॉल पुट को शॉर्ट नहीं करना है। अगर आप करेंगे तो जो वीक्स है ना, वो अभी चल रही है, मान लो 12, वो बढ़ के हो जाएगा उसमें 20। तो उस इफेक्ट के कारण जो ऑप्शन आपने शॉर्ट किया है, मान लो प्रीमियम 300 पॉइंट लिया है ना, वो बढ़ के हो जाएंगे 600। आपको लॉस दोनों में होगा, कॉल में भी लॉस होगा, पुट में भी लॉस होगा। ओह माय गॉड। कभी कभी जो ऑप्शन सेलर होंगे समझते होंगे कि वो जब शॉर्ट करते हैं तो उनको दोनों में लॉस होता है, कॉल में भी हो जाता है, पुट में भी हो जाता है। तो इसी कारण से होता है। तो आपको इवेंट के पहले नहीं करनी। हाँ, जैसे कल इवेंट है, इवेंट मीन्स क्या कि इलेक्शन का रिजल्ट नहीं, रिजल्ट से पहले जो टीवी वाले रिजल्ट देते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ओके, उस टीवी वाले रिजल्ट आने के पहले आप शॉर्ट कर दो, वो जैसे ही आएगा प्रीमियम क्रैश कर जाएगा। माय गॉड। तो ये सब चीजें ख्याल रखने कब करनी है। हाँ, उस समय क्या कर सकते हैं, उसमें हम कॉल पुट बाइंग करके जाते हैं, क्योंकि जैसे ही विक्स बढ़ेगा, प्रीमियम ऐड होगा, तो 300 प्रीमियम 600 हो जाएगा, प्रीमियम ही तो लेना है।
तो दोनों प्रॉफिट होगा, वहां कॉल में भी प्रॉफिट होगा, पुट में भी प्रॉफिट होगा। मैं कभी कभी क्वेश्चन करता हूं कि कब आपको कॉल पुट दोनों में प्रॉफिट होगा, तो उस समय कॉल पुट दोनों में प्रॉफिट हो जाती है। खेल यानी टाइमिंग का है ज्यादा, खेल स्मार्टनेस का है, okay. उसके बाद टाइमिंग का है। आप कितने स्मार्ट, कभी कभी तो लोग टाइम पे भी डिसीजन नहीं ले पाते हैं। वाह। कभी ट्रेन गुजर जाती है तो समझ में आता है इसी स्टेशन से गुजरा था, चढ़ना तो इसी पे था, यही तो था। अगली बार आएगा तो चढ़ेंगे, और अगली बार जब चढ़ते हैं तो ट्रेन एक्सीडेंट कर जाता है। तो फिर ट्रेन से भरोसा ही उठ जाता है, और बार बार ट्रेन आती जाती रहती है स्टेशन से, पर हम चढ़ते कभी नहीं है। तो ये चीजें हैं। आर्य सर्विस की थोड़ी सी बात करेंगे। आपने भी अभी हाल फिलहाल में शायद आर्य सर्विस शुरू की है, क्या होता है आर्य सर्विस? देखिए, आर्य सर्विस एक रिसर्च एनालिस्ट सर्विस होती है जो सेबी के अंतर्गत आती है, और उसमें होता है कि आप इंडिविजुअल किसी को ट्रेड नहीं दे सकते। ओके। उसे सेबी से लाइसेंस लेनी होती है, उसके बहुत सारे कंप्लायंस पूरे करने होते हैं, बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल हैं, उसको आपको फॉलो करने होंगे। तो वहां पे क्या है कि आप इंडिविजुअल व्यक्ति को सजेस्ट नहीं कर सकते हो। आरए में क्या होता है कि आपने कोई टिप निकाली और एक ग्रुप को दे दिया, ओके, ठीक है, तो अब ग्रुप उस पर ट्रेड करे ना करे उसकी मर्जी है, आप वो का कोई वहां रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है। 5 दिन में बंद कर दिया आपने? हाँ, क्यों? लेकिन हम लोगों ने जो लाया है उसमें चीजें क्या डाली है कि हम लोग उसमें एजुकेशन को ऐड किए हैं कम्प्लीमेंट्री, और बिल्कुल स्ट्रक्चर वे में हम लोग तैयारी करके आए हैं कि एजुकेशन देंगे। और आने वाले वक्त में 2-3 महीने में कुछ ऐसे सेटअप बना लें जहाँ पे कि उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह भी हो, जो भी क्लासेस वगैरह हो वो भी मिले, और साथ ही साथ हो। तो इंडिया में इस तरह का नहीं है कि जहाँ पे स्ट्रक्चर वे में उनको कम्प्लीमेंट्री एजुकेशन मिल जाता है, वे एक लिंक दे दिया गया कि चलो जी आज हम इस चीज पे बताएंगे, बस। स्ट्रक्चर वे में नहीं होते कि टेक्निकल के स्ट्रक्चर वे में हम कैसे बताएं या चीजों को, तो उस पर हम लोग ला रहे हैं। और लिमिटेड नंबर, आप मतलब मैंने सुना 4-5 दिन में आपने, लिमिटेड बहुत सारे लोग अभी इंतजार कर रहे हैं कि 4-5 दिन में बहुत लोग आ गए ना, उन लोगों का प्यार ही इतना है कि क्या कहा जाए। तो एटलीस्ट मुझे लगा कि बहुत लोग वेट भी कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत लोग हैं, लेकिन मैंने कहा कि उसमें परेशानियां भी आती है ना कि आप इतने लोग हो गए, उनको हैंडल करना मुश्किल है, क्योंकि मेरी एक नेचर क्या है कि मैं डायरेक्ट जुड़ा रहता हूँ लोगों के साथ। अच्छा। अपने फोन नंबर दे देता हूँ, सब कुछ दे देता हूँ, ताकि उनको कोई दिक्कत हो तो पूछ लें, परेशानियां नहीं हो। अब उसके कारण क्या होगा कि अब उतने लोग में फोन करेंगे तो आप जिंदा कहाँ से रहोगे? तो वो तो इसलिए हुआ कि भाई समस्याएं हो जाती हैं सम टाइम, तो फिर बंद करना पड़ा, बंद कर दिया कि जितने हैं वो बहुत ज्यादा हैं। फिर खुलेगा, वेट करें। जब खुलेगा तब खुलेगा, फिर देखा जाएगा। हाँ, फिर देखा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, जब देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल तो इसलिए बंद कर दिया क्योंकि आप जितने लोग हो गए बहुत थे, मैंने तो एक्सपेक्टेड भी नहीं था, लेकिन उनका प्रेम इतना है कि हाँ, मैंने सुना तभी मैंने आपसे पूछा कि प्रेम है और भरोसा है, और मैं समझता हूँ कि भरोसा इस बाजार में कमानी पड़ती है। क्या बात है। और खासकर इस फील्ड में, क्योंकि हमारे पास जो भी लोग आते हैं कि उम्मीद और एक भरोसे से आते हैं। बहुत ऐसे लोग भी आते होंगे जो लॉस करके आए हैं, परेशान, बहुत रहते हैं, फ्रस्ट्रेट रहते हैं। उनको तो समझाते हैं, कभी कभी जैसे ट्रेड कुछ लोग रेगुलर मांगते हैं कि मुझे रोज ट्रेड चाहिए, मैं मना करता हूँ कि नहीं, स्टार्टिंग फेज है, अभी रेगुलर ट्रेड नहीं, रुको, यही तो छुड़वानी है, बाद में रेगुलर कर लेना। क्या बात। तो लोग उसको भी नहीं मानते हैं, क्योंकि उनको हैबिट लगा हुआ कि एवरीडे ट्रेड मिलना चाहिए, रोज ट्रेड कर रहे हैं, उससे फायदा क्या है? तो वो सब छुड़वाना, क्योंकि पहले जो बुरी लत है ट्रेड करने की, उसको छुड़वाना बस है, वो छूट जाएगी तो बाकी चीजें करने लगेंगे ना। और हर ट्रेड को करने की हैबिट उनकी, उसके पहले उसकी लॉजिक तो समझ लो कि भाई क्यों हमको करना है। ऐसे ही कर रहे हो, फायदा क्या है? आप ऐसे करके मान लो कितने दिन चलोगे, हमारे पास ही आ गए, आप 6 महीने रहोगे, साल भर रहोगे, 2 साल में, अगर सिर्फ मान लो कि टिप्स ही हम लोग दे रहे हैं, तो आप 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर रहोगे, जाओगे, आपको फायदा क्या हुआ? और मान लो आप कुछ पैसे कमाए बस, हाँ, कुछ कमाए, कुछ गंवाए, सब कुछ हो सकता है, लेकिन आपको फायदा क्या हो? लेकिन अगर आपको वहां पे कुछ सीखने को मिला, जैसे आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हुई, तो ये आपकी लाइफ टाइम रहेगा आपके साथ, और आपको अपने पैरों पे खड़ा करवा देगा। मेरा मानना है कि आप मछली मत दो, मछली पकड़ना सिखा दो, सो ट्रू, खुद कर लेगा वो। तो कोशिश वही है। और मेरा मानना है कि देखिए, कोई भी लर्निंग जो होती है ना, वो लंबे प्रक्रिया है। कोई व्यक्ति अगर आपको कहता है कि 1 महीने 2 महीने में सिखा देगा, या 1 दिन 2 दिन, तो गलत है। ये मुझे मानना है कि साल, 1.5 साल, 2 साल का भी वक्त लग जाता है। वो प्रक्रिया से जो गुजरेगा ना, वो सीख जाएगा, क्योंकि नट सेल में मार्केट ही आपको सिखाएगी। नट सेल में फाइनली आपको मार्केट ही सिखाएगी। और मार्केट में सीखने के लिए आपको मार्केट में टिकना पड़ेगा। टिकने के लिए अच्छे गुरु मिल गए तो आप टिकोगे। हम लोगों ने टिकने का प्रोसेस डाला है कि तुम यहाँ टिक जाओगे। क्या बात है। यहाँ ज्यादा परेशान नहीं रहोगे, यहाँ टिकने की एजुकेशन जोड़ दिया तो कम से कम टिकोगे अब। हाँ, और उसमें भी
अलग लेवल की, ऐसा नहीं है कि कुछ भी मैं डाला मेरा काम हो गया। वेरी गुड स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल तरीके से, कि जिसमें कि उनका फायदा हो। क्योंकि इसलिए हम लोगों ने सोचा कि मैंने देखा इतने लोग आ गए, अनएक्सपेक्टेड थे, तो भाई इनकी कितनी उम्मीद होगी, कितना भरोसा होगा, और ज्यादा उम्मीद ज्यादा भरोसा आपकी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी को बनाता है। फिर आपको वहां पे रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ता है, क्योंकि आप क्यों, जब उम्मीदें ज्यादा है तो उस पर खरा उतरना है, एक होप जागता है ना इंसान का। तो जब हमने इस पे देखा, विमर्श किया, तो मुझे लगा कि नहीं, हम लोगों को कुछ और चीज, जबकि ये चीजें जो लोग ज्वाइन किए उसके लिए नहीं था, ये चीजें हम लोगों ने नहीं कहा कि आप लोगों को बोला भी नहीं, बताया भी नहीं बताया था। जो जैसे कि जो चीजें हैं वो तो क्लियर होनी चाहिए ना, कि ये चीजें 1-2 क्लासेज ऐसी थी कि जो क्लासेज होंगी, जो भी चीजें हो सकती हैं, जो भी ट्रेड हुआ उसको डिस्कस हो गया सब कर, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, इससे कुछ ज्यादा फायदा नहीं होगा। जब दे ही रहे हो तो दिल से दो, क्योंकि वो आए हैं आपके पास दिल से, दिमाग से नहीं आए हैं। क्या बात, क्योंकि आने वाले लोग दिल के हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, जो करते हैं शुरुआत के लिए में भी 1-2 महीने में हम लोग उसको पूरी तरह से करेंगे, और मुझे लगता है इसके बहुत बड़ा चेंज आना चाहिए। बाकी तो गॉड नो, गलत से बिहार, मुझे लगता है कि कोविड के बाद तो बिहार में ट्रेडिंग का काफी बिहार में कोविड के बाद काफी कुछ बदलाव हुआ है। बहुत लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाए हैं, बहुत लोग ट्रेड करते हैं अब तो। देश में सबसे ज्यादा बिहार में हुआ है। हाँ हुआ है। और ट्रेडिंग को लेकर सबसे बड़ी बात है कि लोग जो जुआ मानते थे, मुझे इस बात की खुशी है कि धीरे धीरे और मैंने अपने समाज में, मैंने अपने गांव के आसपास के जो भी हमारे गांव हैं, कैसा लगता है गांव जाते हैं अभी लोग, क्या देखते हैं? अब तो अलग व्यू है ना। और सबसे बड़ी खुशी की बात है ना कि मैंने लोगों के माइंडसेट को चेंज किया है। अब लोग उसको जुआ तो नहीं कहते हैं। क्या बात। मेरे टाइम पे मुझे सब कहता था, घर वाले भी बोलते थे कि कोई एक व्यक्ति को दिखा दो जिस बाजार में पैसे कमाया हो। सामने वाले को देखो, दुकान बिक गया, उसका मकान बिक गया, वो ऐसे हो गया। तो कभी कभी खुद पे डाउट होता था कि यार बात तो सही है, खुद का भी जमीन बेच लिया, सब कुछ कर लिया। लोग बोलता था, तो ये बड़ा लगता था कि भाई ये कौन सी बात है, खुद भी तो बेच ही दिया है। तो वो चीजें थी। लेकिन अब लोगों का मैंने माइंडसेट को चेंज कर दिया। लोग अब जब दिखाने की बात होती है तो हमें दिखा देते हैं कि देख लो, चलो मिलवा देते हैं। तो इस बात की खुशी कि चलो उपमा तो मिला, और अपने समाज में एक लंबे लोगों की विचारधारा को बदलाव हुआ है, बहुत बड़ी बात है। अब लोग सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, और लोगों ने माना कि बिजनेस है। सर, फॉरेक्स ट्रेडिंग का एक काफी नाम आजकल सुनने को मिल रहा है, तो क्या है ये फॉरेक्स ट्रेडिंग? और इसमें लॉस बहुत मैं सुनता हूँ कि मतलब काफी लॉस भी होते हैं ज्यादातर लोगों को, तो क्या स्ट्रैटेजी की वजह से होता है या साइकोलॉजी की वजह से? कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है कि इंडिया में उसका बहुत ज्यादा अप्रोच नहीं है। अब यूएसडी वगैरह ये सब में कर सकते हैं। अब फॉरेक्स ट्रेडिंग को लोग इसलिए भी करते हैं कि बड़े बड़े प्रॉफिट दिखाकर कि बहुत बड़े बड़े इसमें प्रॉफिट होंगे, 30%, 40%, 50%। तो फ्रॉड करने का एक नया टेक्निक है और कुछ भी नहीं है। और इस बात को ध्यान रखना है कि इसके काफी कम रूम है इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग में। आप ज्यादा करेंगे तो इलीगल भी कुछ केस में आ जाती है। मतलब एक लाइन है कि इसके आगे लीगल, इसके आगे इलीगल। अच्छा, वो सब समस्याएं हो जाती हैं। तो आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में मैं समझता हूँ कि उन्हीं को लिए है जो कि काफी एक्सपर्ट हैं, काफी कुछ समझते हैं, बाजार की अच्छी समझ रखते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आजकल बहुत सारे लोग जैसे इंटरनेशनल स्टॉक्स की तरफ मूव कर रहे हैं, तो क्या इंडियन स्टॉक मार्केट का मतलब गोल्डन जो पीरियड है वो कंप्लीट हो चुका है या शुरू होने वाला है? नहीं, देखिए इंडियन स्टॉक मार्केट तो ही बच्चा है, मैं समझता हूँ। हाँ, आप ये समझ लें कि आने वाले यहाँ से 15 to 20 ईयर का और ले लें तो इंडियन स्टॉक मार्केट में काफ़ी बड़ी बूम आएगी। क्या बहुत कुछ होगा और वो देखने को मिलेगा। चूंकि देखिए अभी इंडिया में क्या है, डीमेट अकाउंट अभी खुल रहे हैं। अभी लगभग इंडियन में 12-13 करोड़ के आसपास इंडिया में, तो कुछ भी नहीं है लगभग। हाँ, 10 और 140 करोड़ की आबादी में मैं समझता हूँ कि अगर 40% तक पहुंच गया तो उसका पैसा जब आएगा तो कहाँ पे स्टॉक मार्केट होगी। वैसे भी स्टॉक मार्केट का एक नियम है कि जो सेंसेक्स की अभी प्राइस है, निफ्टी 10 सालों में उसको कवर कर लेती है। मतलब सेंसेक्स अगर 86,000 का है और निफ्टी आपका 26,000 का आज है, तो आज से 10 साल के बाद देखेंगे तो निफ्टी हो जाएगी 86,000। अच्छा, अब देख लीजिए, हिस्टोरिकल मतलब डाटा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, हिस्टोरिकल है। 10 साल में तो जब अगर निफ्टी 26 से 86 जाएगी तो ऐसे तो नहीं जाएगी, मतलब स्टॉक प्राइस मूव करेंगे तब जाएगी। सोचो, तो इसका मतलब कि अभी तो बच्चा है, अभी तो इसको यंग होना बाकी है, बूढ़ा होना बाकी है, बहुत टाइम लगेगा। यानी गोल्डन पीरियड बाकी है, अभी बाकी है। अभी इंडियन में ऐसा कुछ भी, हाँ अभी भी अच्छे स्टॉक का चुनाव हो, लंबे समय तक, लंबे अवधि तक लोग रखें, और मुझे लगता है कि उसका फायदा उनको देखने को मिलेगा। अभी हाल फिलहाल में आपने भी देखा कि गोल्ड और सिल्वर को मतलब लेके एक लंबी रैली जैसी चल गई, और सोने और चांदी की कीमत मतलब अचानक से, डिमांड अचानक से मतलब
क्यों बढ़ने लगी? क्या मार्केट में अचानक कोई से नहीं FOMO बढ़ने create लगी। हुआ? अब गोल्ड सिल्वर की जब बात है तो आज से करीब 1 साल पहले की बात है। जो मुझे जानते हैं, सुन रहे हैं, उनको पता है कि गोल्ड के बारे में क्या डिस्कस हुई थी। अब यहाँ पे तो मैं नहीं बता सकता हूँ, ठीक 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 हाँ। है, तो उनको पता है। और उसके बाद वहाँ लगभग 47-48,000 थी गोल्ड की प्राइस, और उसके बाद 1 ईयर में इतना चल गई सिल्वर भी, और अभी चलेगी, क्योंकि अभी भी अभी भी चलेगी, क्योंकि अभी तो स्टार्ट है। अच्छा, क्योंकि प्राइस का एक नियम है। क्या नियम है ये? 50,000 की चीज को 1 लाख होने में दिखता है कि डबल हो गया, लेकिन 1 लाख चीज को अब वहां से 2 लाख जाने में 1 लाख को डबल होना होगा, और 2 लाख को फिर आगे डबल होने में 4 लाख जाएगा तो डबल होगा। लेकिन जब कोई प्राइस 50,000 पे है और आप ये कहते हो कि वो 4 लाख तक जा सकता है, तो आपको डाउटफुल लगेगा ना, ठीक है, स्टार्टिंग फेज में। लेकिन इस मैथ को समझो कि 50,000 से 1 लाख गया ना, तो अब 1 लाख से उसको 2 लाख जाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। प्राइस का एक और नियम है कि वो लास्ट स्टेज में ज्यादा चलता है, तेजी में भागता है, तेजी में भागता है। जैसे कि आप स्टॉक में भी देखेंगे कि जो लास्ट की जो मंथली या ईयरली कैंडल होती है बहुत बड़ी बनती है, जिसको हम बोलते हैं बोलिंजर बैंड ब्लास्ट कर जाना टेक्निकल भाषा में। हाँ। और बहुत बड़ी बनती है, मतलब जो पिछले 10-12 महीने में जो प्राइस चला है ना, वो 1 महीने में चल जाएगा। तो लास्ट में कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो वो बहुत बड़ी बनती है। तो अभी तक तो बनी नहीं है गोल्ड सिल्वर चाहे किसी भी चीज में। अच्छा, अभी ये शुरू हुई है? हाँ, जहां तक लगता है कि शुरू ही है, लेकिन ये कोई ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है। नो डाउट। हाँ, इसको एडवाइस, हाँ, ये तो बस डिस्कशन, हाँ, अपनी डिस्कशन है जी। क्या बात है। एक नया जो इन्वेस्टर है वो जब मार्केट में एंट्री ले तो किन 3-4 बातों का ख्याल रखे? देखिए, नया इन्वेस्टर जब, अगर इन्वेस्टर, यहाँ ट्रेडर और इन्वेस्टर दोनों अलग चीज होते हैं। हाँ, थोड़ा ये भी हाँ। क्लियर कर लेते हैं। तो अगर इन्वेस्टर है तो इन्वेस्टर को पहले तो मार्केट में जब वो आता है तो उसको ETF रूट से जाना चाहिए या म्यूचुअल फंड रूट से जाए तो ज्यादा अच्छा है, जिससे वो अपने आप को बचा पाएगा। ठीक है। ऐसा नहीं कि आते हैं और डायरेक्ट अगर स्टॉक में आता भी है तो उसको निफ्टी 50 के स्टॉक देखने चाहिए, नोन कंपनियां, या निफ्टी वैल्यू 20, जो निफ्टी के 20 ऐसे कंपनियां होते हैं जिनकी अच्छी खासी मतलब मजबूती होती है। अच्छा। तो निफ्टी के वैल्यू 20 को देखें, वो 20 स्टॉक का ही बंच होता है, तो उसमें उनको क्या है कि रिस्क कम होगा, वो सरवाइव कर जाएंगे। और वो चीजों से धीरे धीरे जब वो 1-2 साल समय दें, सरवाइव कर ले, फिर गो है, जीत लो, दुनिया तुम्हारी है। लेकिन वो 2 साल निकाल लिया तो फिर कोई उनको पीछे नहीं कर सकता है। स्टार्टिंग में आए और कूद जाते हैं। दिक्कत यही है, यानी सारी दिक्कतें स्टार्टिंग वाली है। तो उसके कारण उनको लॉसेज होती हैं, और काफी लॉसेज होती हैं, मतलब फिर तो परेशानी हो जाते हैं ना। पेशेंस का कोई मंत्र है, मतलब ट्रेडिंग के फील्ड में ये जो पेशेंस है, ये जो धैर्य है, आपने भी जैसे बोला कि पहले 1 साल 2,000 4,000 का ये लो, भले 1 लाख रुपए भी है फिर भी ऐसे करो 1 साल तक, ऐसा इतना धैर्य, मतलब कैसे? धैर्य का मंत्र यही है कि पहले तो आप एक गुरु चुनो, गुड, और ऐसा चुनो जो आपको डांटे फटकारे और खुद सही हो, है ना। जब वो आपको बैक से जब गलतियां करोगे सुनने को मिलेगा तो कहीं हिट करेगा आपको, नहीं फिर से सुनने को मिलेगा। आप कुछ पूछने जाओगे तो आप वहां गलतियां एक्सप्लेन करोगे, मैंने किया, तो फिर सुनने को मिलेगा। तो जब 2-4 बार आप गलतियां करोगे, लेकिन जब सुनने को बार-बार मिलेगा ना, तो आप बंद कर दोगे। हटाओ यार। देखो, जैसे हम लोगों ने बचपन में पढ़ा इतनी चीजें, हम लोग के टाइम पे तो पिटाई ज्यादा होती थी, खूब होती थी। पहले पीटा जाता था, बाद में पढ़ाया जाता था। तो वो चीजें थी। आप भी तो सरकारी स्कूल से पढ़े? हाँ बिल्कुल। तो हम बोरा लेकर जाते थे हम लोग। सेम मैं भी। बारिश होता था तो सर पे डाला, और हम लोग यहाँ टिफिन होता था। टिफिन में तो भाग जाते थे, टिफिन में घर भाग जाते थे। और सुई देने वाला आता था सबको, तो हम लोग खिड़की से कूद कर भाग जाते थे। तो वो सब चीज, वो भी जमाना था। तो वो सब लाइफ में, स्कूल में आप देखते हैं कि टीचर जो पहले मार के पीट के पढ़ाते थे तो हम लोग पढ़ लेते थे, और एक मन में डर होता था गलती करेंगे ना तो भाई फिर से पिटाई होगी। अब स्टॉक मार्केट में आते हैं ना तो यहाँ बस पैसा ले लेता है, बाजार पीटता नहीं है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि एक व्यक्ति आपको ऐसा होना चाहिए, गलती करो तो डांटे कि आपने किया है, नहीं करना, और एक्सप्लेन करे कि आपने गलतियां एक कर दी है, ये नहीं करना था। देखिए, गलतियां होंगी, ठीक है, मैं ये मानता हूँ कि तो, इस बाजार में कोई भी व्यक्ति हो, मैं हूँ, मुझसे भी गलतियां होंगी, क्या बात। लेकिन आपको ये देखना है कि गलतियों का अनुपात कम हो, लॉजिकल हो, हाँ लॉजिकल हो, और उसका जो रिस्क हो इतना कम हो कि आपको जिंदा रखे। मतलब इतना बड़ा रिस्क नहीं हो जाए कि फिर वो निकलना उससे मुश्किल हो जाए। रिस्क कम हो तो आपको कहीं को उसका फायदा होगा। गलतियां तो होंगी, अब बाजार तो कहता है कि भाई बॉस तो हम ही हैं, आप बस अनुमान लगाते हो, अनुमानों पे पैसा लगाते हो, फाइनल तो मुझे ही करना है।
तो आपको अपना रिस्क पता होना चाहिए कि भाई मेरा इतना रिस्क, इसके ज्यादा रिस्क नहीं। पीएफ को लेके एक बड़ा सवाल आते रहता है कि पीएफ का जो इंटरेस्ट है, क्या इससे इन्फ्लेशन को बीट किया जा सकता है? और पीएफ चूंकि कहाँ लोग इन्वेस्ट करें, मेहनत से जमा की हुई उनकी पूंजी है जहां से उनको अच्छा रिटर्न मिल पाए। देखिए, पीएफ का जो पैसा होता है वो इन्फ्लेशन से 1-1.5% ज्यादा मिलता है। ठीक है, हमारी जो भी इन्फ्लेशन है उससे 1 से 1.5% तक ज्यादा आपको मिलती है। क्योंकि पीएफ में एक और सबसे बड़ा फायदा है कि आपको टैक्स नहीं लगता है। ये एक फायदा, एक बहुत बड़ा फायदा है। जनरल आप अगर बैंक एफडी जाते हो या किसी रूट जाते हो, वहाँ टैक्सेशन है, तो उस टैक्स के कारण आपको ऐसे ही कम हो गया। तो पीएफ में 1.5% आपको इन्फ्लेशन से ज्यादा मिलता है, जिसके कारण आप इन्फ्लेशन को कहीं ना कहीं बीट कर पाते हो। दूसरी चीज क्या है कि पीएफ एक इमरजेंसी फंड की भी तरफ होती है। गवर्नमेंट कहती है कि भाई आपको पीएफ ना कटवाएं तो सारे पैसे आप खत्म कर दोगे, इसी बहाने कुछ सेविंग हो जाएगी। तो इमरजेंसी में बच्चों की शादी के टाइम पे मकान बनाने हैं तो वहाँ पीएफ के पैसे काम आ जाते हैं। तो पीएफ कहीं ना कहीं एक अच्छा है, मैं समझता हूँ कि इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए, और सेफ भी है, इसमें नो डाउट। कहाँ करना चाहिए तब इसको निवेश, मतलब जो पीएफ अगर कोई कर रहे हैं तो पीएफ में ही करें। पीएफ करें, उनको तो दूसरा रूट क्यों जाएंगे। उसके अलावे अगर वो चाहते हैं कि नहीं उसी टाइप का हमको कुछ इंटरेस्ट वगैरह बढ़िया मिले तो इनविट वगैरह में जा सकते हैं। इनविट वगैरह भी ठीक ठाक होते हैं। लेकिन यहाँ जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं है, ये सबको ये बताइए, हम लोग की आपस की बस चर्चा है, और जो सर सोचते हैं वो बस बता रहे हैं, किसी के लिए नहीं बता रहे, किसी के लिए नहीं। इस बात को समझना है। अच्छा रिटर्न सर कैसे मतलब मिलता है? दिमाग लगाने से या पैसे को समय देने से? पैसे को समय देने से। देना होगा पैसे को समय, ना समय देना होगा तो आपको बड़ा रिटर्न मिलेगा। अब अगर आपके पास कैपिटल छोटी है, मान लो आपके पास 1 CR से कम कैपिटल है, तो उसको छोटी कैपिटल कहा जाता है। इस मार्केट में 1 CR से कम कैपिटल है तो छोटी कंपनी है, चाहे पास 20,000 हो, 50,000 हो, 1 लाख हो, 10 लाख, 20 लाख। आपकी जब 1 CR से ऊपर कैपिटल हो जाती है, तब जाकर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तब आपको अच्छा रिटर्न का अनुपात है। अभी तो 1 करोड़ पहले करो। अब करोड़ तो मैजिक वर्ड है ना। इसकी क्या संभावना है कि जिसके पास 10,000, 50,000 या 1 लाख तक है, क्या वो आके शेयर मार्केट के अंदर? देखिए, जिसके पास कम पैसे वो धीरे धीरे ट्रेड करे, सुरक्षित रूप से करे, पैसे को पहले बढ़ाए, लालच नहीं करे, और पैसा जब उसका बड़ा हो जाए तो कुछ पार्ट इन्वेस्टमेंट में ले जाए और वही छोटे पार्ट से ट्रेड करता रहे, अपने स्किल को बड़ा करता रहे। जब धीरे धीरे वो चीजें कर लेगा ना तो उसके पैसे खुद बड़े हो जाएंगे, फिर वो इन्वेस्टर बन जाएगा। वो खुद ब खुद ट्रेडिंग, उसको मजा नहीं आएगा। वो जो 2-4 हजार की ही जो छोटी जो ट्रेड की बात है, वो उसको कैसे देखे? क्या उसी को बड़ा माने? वो 2-4 हजार को ही करे। देखिए, हर इंसान का जो पैसा जिसके पास होता है ना, वही उसके लिए सब कुछ होता है। उतना ही में उसको बड़ा छोटा करना होता है। वही 2-4 हजार। अब किसी के पास देखो 200 करोड़ भी हैं तो भी उसको लगता है कि कम है, और किसी के पास अगर 20,000 महीने आ रहे हैं वो भी उसके लिए बहुत ज्यादा है। बहुत सही। तो वो डिपेंड करता है कि वो उस पैसे को पहले बढ़ाए धीरे धीरे करके, क्योंकि मेहनत का पैसा है, हार्ड अर्न मनी है। स्लो मोशन में ट्रेड करो, सीख के करो, समझ के करो, तो क्या होगा, पैसा बढ़ेगा, वो पैसा आपके लिए काम आएगा। आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि आप कौन से इंडिकेटर्स और डाटा पॉइंट्स जो हैं वो इग्नोर कर देते हैं 100%? इग्नोर कर दो। हाँ, हटाओ इसको, मतलब इसको नजरअंदाज करो। देखिए, मार्केट में लगभग 200+ इंडिकेटर है। ठीक है, तो 200+ तो देखा नहीं जा सकता है। कुछ इंडिकेटर्स हैं जिनको मैं देखता हूं, बाकी को मैं इग्नोर करता हूं। कुछ को जैसे कि मूविंग एवरेज को देख लेता हूं, एवीवैप को देख लेता हूं, RSI को देख लेता हूं, बोलिंजर बैंड को देख लेता हूं। लेकिन इनको एक साथ नहीं देखता हूं, इनकी जब जरूरत पड़ती है तब देखता हूं। अच्छा, अलग अलग इनको देखना है। मुझे जैसे एक्सपीरियंस से ये चीजें मैं समझता हूं कि इस इंडिकेटर की यहाँ आवश्यकता पड़ सकती है। और मेरा मानना है कि अगर आप ट्रेडिंग करते हुए इन्वेस्टिंग, तो एक टाइम आना चाहिए कि आप इंडिकेटर का यूज ही बंद कर दो। आपकी चार्ट पे अगर इंडिकेटर नहीं है, दैट इज बेस्ट। इंडिकेटर एक टूल्स है। देखिए, इंडिकेटर बस ये बताता है कि चीजें कंफर्मेशन के लिए उसका यूज किया जाता है, ट्रेंड की कंफर्मेशन के लिए, और उसका कोई यूज नहीं है। जैसे कि मान लो हम प्राइस एक्शन देख रहे हैं। हाँ। प्राइस एक्शन देखा और हमें कोई सेल का ट्रेड लेना है, तो सेल का ट्रेड लेना है और हम देख रहे हैं कि वहां RSI 40 के नीचे है, तो वो सेल का ट्रेड का कंफर्मेशन है। ओके, ठीक है। हमें बाइंग का ट्रेड लेना है और RSI 60 के ऊपर है, तो कंफर्मेशन है। या RSI 70 के ऊपर जाकर दोबारा से फिर 70 के नीचे आ रहा है, तो सेल का कंफर्मेशन है। तो RSI के बेस पे सेल का है, लेकिन अगर वहां प्राइस एक्शन भी सजेस्ट कर दिया, ओके। वैसे ही कुछ पैटर्न होते हैं, ओपन हाई, ओपन लो, ट्रैप बूम, बीबी ट्रैप, बहुत सारे मैंने डेवलप किया है, जो कि सोसाइटी को ऐसे ही दे रखा है। खुद आपने डेवलप करके दे भी दिया और काफी यूनिक है। जैसे आज ही बाजार में ओपन हाई बना,
क्या होता है ओपन हाई? थोड़ा सा ओपन हाई बनता है कि जहां पे प्राइस ओपन हुआ और वही उसका हाई पॉइंट हो जाए, ठीक, तो वहां पे वो रेजिस्टेंस की तरह क्रिएट हो जाता है और प्राइस को ऊपर जाने में तकलीफ होती है। प्राइस में उस दिन गिरने की संभावना ज्यादा होती है अगर वो ओपन हाई बने हुए कैंडल का लो ब्रेक हो जाए तो। लेकिन अगर गलती से ओपन हाई बना और उसके ऊपर प्राइस निकल गया तो उस दिन बहुत बड़ी मूव आती है, तो बहुत बड़ी मूव ले लेगी। तो ओपन हाई एक तरह से रेजिस्टेंस का काम करता है और ट्रेडिंग के लिए एक अच्छा टूल्स है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं बाजार में, बहुत सारे पैटर्न है, 3 स्टेप हैं, लॉट ऑफ चीजें मैंने डेवलप करके लोगों को दी है और समय के अनुसार उसका यूज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सबका एक साथ तो आप यूज नहीं कर कहाँ सकते। है ये सारी चीजें, कहाँ पे हैं जहाँ से ये लोग सारी को मिल मैंने सकती? यूट्यूब हमारी जो चैनल है उसमें मैंने फ्रीली दे रखे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो यूट्यूब चैनल जो है ना उसको मैं हार्ड ड्राइव ट्रीट करता हूँ। हार्ड ड्राइव मीन्स कि वहाँ पे मैं लोगों को सिखाने के लिए फ्रीली बस उपस्थित रहता हूँ, बताता हूँ और इवन यूट्यूब से जो इनकम आती है वो भी मैं डोनेट कर देता हूँ। आप डोनेट कर देते हैं और गरीब बच्चियों की शादी में क्या या TMH जैसे हॉस्पिटल में या जो भी जरूरतमंद है उनको मैं डोनेट कर देता हूँ। पिछले साल 17 लाख के आसपास था तो उसको मैंने यूट्यूब पे डोनेट कर दिया, तो वीडियो भी है। अच्छा, लाइव में मैंने जो डोनेट किया था सारा रिकॉर्ड के साथ कि इनको इनको मैंने डोनेट किया है, देख लो। क्या विथ रिकॉर्ड, ऐसा नहीं कि बस बोल दिया डोनेट कर दिया, नहीं, रिकॉर्ड है, आप वेरीफाई कर लो। क्योंकि मैं मानता हूं कि जो हमारे दर्शक हैं चाहे जो लोग हमें देख रहे हैं वो अपना टाइम दे रहे हैं, मैं उनके टाइम का पैसा क्यों लूं? सिंपल सी बात है। मैं वहां पर अगर सिखाने की कोशिश कर रहा हूं तो अपनी खुशी के लिए कर रहा हूं। मुझे लगता है कि मेरी टाइम पे किसी ने मेरी कोई मदद नहीं की, मैं ही कुछ कर लेता हूं। अगर मान लीजिए कि वहां पे इतने हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं, अगर उसमें से एक घर का भी भला हो जाता है तो मेरा क्या जाएगा? अब बहुत लोग मुझ तक नहीं पहुंच पाते हैं, नहीं पहुंच भी नहीं पाएंगे सारे लोग, तो हाँ बहुत नहीं पहुंच पाते हैं, तो कम से कम वहां तो जुड़े रहेंगे। कोशिश तो रहेगी कि वो लोग कम से कम सीखें, आगे बढ़े। तो उसके लिए मैंने उसको रखा है और वहां पे मैंने सारी चीजें बता रखी है, तो जो भी लोग वहां पे अपना सीख सकते हैं। सीखने के लिए बहुत सारी चीजें वहां पे हैं। और सबसे बड़ी बात कि वो जब वहां सीखेंगे तो समझेंगे कि उनका पैसा डोनेशन में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं समाज को कल्याण भी कर रहे हैं। हाँ, फ्री में देख रहे हैं, उससे जो पैसे मतलब फाइनली हाँ समाज के आपको पैसा कम से कम बचा तो रहा है। मेरा मानना है कि आपको बाजार में पैसा बचाने पे फोकस करना है। मनी बाय प्रोडक्ट होता है बाजार में, कमाने आएंगे बाजार सब ले लेगा, बचाने पे फोकस कीजिए कि पैसा ना जाए। पैसा ना जाए, अच्छा, ये साइकोलॉजी रखनी है, साइकोलॉजी रखनी है और क्या। अब मान लो कि बाजार में जब आप एक ट्रेड लेते हो, हाँ, तो उस ट्रेड लेने के बाद या तो आपको प्रॉफिट होगी या लॉस होगा, कोई एक चीज होगा। हाँ। अगर मैं सारी एनर्जी इस बात पे डाल दूं कि हमें लॉस ना हो या कम से कम हो, तो अगला क्या होगा? प्रॉफिट ही होगा। ऑप्शन ही दो है, चूंकि दो। हम क्या करते हैं, आते हैं तो प्रॉफिट पे ही फोकस करते हैं। गुड, हम लोग प्रॉफिट पे ही फोकस करते हैं। तो यहाँ एक नियम है कि प्रॉफिट होती है तो मार्केट के कारण होती है, लॉस के आप जिम्मेवार हो। तो जिसके लिए मैं जिम्मेवार हूं उसको रोकूंगा ना। क्या बात है, सो डीप। दूसरे का काम मैं क्यों रोकूंगा? लोग यहाँ क्या करते हैं गलती, की प्रॉफिट पे फोकस कर देते हैं। ये छोटी छोटी बात नहीं है, बहुत डीप क्लैरिटी। एक्चुअली ये चीजें जब बाजार में आप रहेंगे, 2-3 बार जमीनें बेच देंगे तो समझ में आ जाएगी। बिना जमीन बेचे अगर आपको ये सीखना है तो इस पॉडकास्ट को देखिए और बातें मान लीजिए। हाँ, शेयर मार्केट से डाउन क्यों होता है? मतलब आज भी जैसे आप आए इधर तो मतलब ट्रैवल में आप निकलते हैं डाउन, तो क्या ये कंपनी की सेल्स की वजह से होता है या फिर रिटेलर के माइंड में जो एक डर है उसकी वजह से होने लगता है? देखिए, शेयर मार्केट जो इंट्राडे में जो डाउन और होते हैं, हाँ, ये तो बड़े प्लेयर जो बाइंग और सेलिंग करते हैं, जैसे समझिए ऊपर जाने के लिए खरीदने वाला ज्यादा चाहिए, ठीक है, नीचे जाने के लिए बेचने वाला ज्यादा चाहिए। तो इंट्राडे या शॉर्ट टर्म में जो चीजें होती है वो तो बड़े बड़े जो प्लेयर हैं बाजार को, ठीक है, वो कर रहे हैं। ओके, मार्केट पार्टिसिपेंट जो है वो ऊपर नीचे कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देखो कि 6 महीने साल भर के लिए बाजार डाउन चले जाते हैं, तो उसमें बहुत सारे केस होते हैं। कंपनियों के रिजल्ट खराब अगर आ रहे हैं या मार्केट आपका ज्यादा कॉस्टली हो गया है, तो उस केस में बाजार अपने आप को कहीं ना कहीं स्थिर करने जाएगी। या बाजार में कोई डर का माहौल है, कहीं वार का न्यूज आ गया या कुछ और चीजों से एक प्रभाव पड़ता है, तो उससे भी प्रभाव पड़ता है कि लोग अपना पैसा निकाल कर बचाना चाहते हैं या जो प्रॉफिट है उसको बुक करना चाहते हैं कि भाई उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो इसी कारण 6 महीने साल भर वाले मार्केट में डाउन जाती है। एक बात कही जाती है कि मार्केट में जो हर गिरावट होती है वो डिप नहीं होती, तो असली डिप कैसे मतलब की पहचाने कि हाँ कि कब मार्केट ने अपना बॉटम बना लिया है? एक चीज मैंने डेवलप की है, SRT लेवल, ठीक है, उसको भी मैंने दे रखा है फ्री में। उसके ट्रेडिंग व्यू पे इसके इंडिकेटर भी हैं। वो SRT लेवल कहता क्या है कि निफ्टी जब भी 0.55 से लेके 0.65 के पास आ जाए, ठीक है, तो मार्केट का बॉटम होता है। गुड। और जब भी निफ्टी 1.3 से लेकर 1.5 के बीच चला जाए तो मार्केट का टॉप होता है।
तो अगर SRT लेवल 1.3 के आसपास है तो हमारे पास जो भी पोर्टफोलियो है चाहे जो है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक करना चाहिए या लॉक करना चाहिए। कुछ कर सकते हो तो करो, कर लो, क्योंकि जब धोखा देगा तो फिर मौका नहीं देगा। फिर मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि देखिए इसी पिछली बार जो 17% मार्केट गिरी तो 1.3 के पास गया था और 1.33 था SRT लेवल और उसके बाद गिर गई। और जो जनरल टर्म में 0.85 भी SRT लेवल होता है, 0.85 से 0.9 का जनरल टर्म में, कि जैसे स्विंग ट्रेड हमें करना है, जैसे 3 से 4 सालों में मार्केट उतना तक आती है। जैसे मैं आपको बता दूं 0.55 और 6 10 से 12 सालों में एक बार ही आती है। ओके। जैसे कोरोना टाइम पे आया था, और जब कोरोना टाइम पे आया था तो वहां पे मैंने एक चीज लिखा है रिटर्न में है कि 7510 इज लक्ष्मण रेखा ऑफ निफ्टी और लो है बाजार का 7511 का। और उस समय सारे लोग चिल्ला रहे थे 4000 आएगी, 2000 आएगी, 3000 आएगी, दुनिया खत्म हो जाएगी। और मैंने कहा नहीं, क्योंकि उस समय SRT लेवल 0.58 आ गया था। तो मैंने कैलकुलेट किया अब इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। तो भरोसा था कि जो चीजें मैंने डेवलप की है वो काम करेंगी, और करता है आज भी वो, मतलब बहुत अच्छा काम करता है। अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहता है और वो टाइम करके बाजार को, कि भाई मैं टाइम करके इन्वेस्ट करूं, जैसा कि क्वेश्चन आता है कि बाजार को टाइम कर सकते हैं, तो SRT लेवल एक टूल्स है कि उसको टाइम किया जा सकता है, लेकिन उसको बैक टेस्ट कर लें, मेरे कहने पे ना रहें। क्योंकि देखिए बाजार में तो हर कोई कहता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं मानता हूँ मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो उसको बैक टेस्ट करें, चेक करें, और अगर वो परिणाम दे तभी आगे बढ़ें। अगर परिणाम में जरा सा भी डाउट हो, 0.1% भी, तो फिर उसको पीछे हट जाए। अच्छा, हल्के डाउट के मतलब 0.1% डाउट के साथ भी आगे ना मैं जो बता रहा हूँ उसमें 0.1% भी डाउट हो तो पीछे हट जाओ, भरोसा ही मत करो। फिर मान लेना कि बाकी लोग तो ये भी बोल दी, बात खत्म। क्या फर्क पड़ता है? लेकिन अगर इससे आपके सच में लगे कि जीवन में चेंज आ सकता है, एक अच्छी टूल्स है, तो वो है, फिर देखो। यानी आप टेस्ट करें, आप खुद से जाएं, हाँ वहाँ टेस्ट करें कि क्या चीजें, हाँ कोई बता रहा है तो ऐसे ही विश्वास ना करें, जाएं पहले टेस्ट कर लें। किसी पे विश्वास ना करें, किसी पे भरोसा ना करें। भरोसा जो होता है ना बहुत महंगा सौदा है, और इस स्टॉक मार्केट में तो और भी ज्यादा। सबसे महंगा सौदा भरोसा कर लेना। भरोसा तो मैं कहता हूँ किसी पे ना करो, मुझ पे भी ना करो भाई, बिल्कुल मत करो। आप खुद से जांचो, परखो, समझो, फिर भरोसा करो। मतलब आम निवेशक जो होता है वो हमेशा टॉप पे मतलब शेयर खरीद लेता है और बिना फायदे के बॉटम में जाकर मतलब लॉस क्यों बुक कर लेता है? डर के कारण। उसके 2-3 कारण है। एक तो उसके अंदर डर होता है, दूसरा कि उसके स्टॉक गिरते रहते हैं, बाकी स्टॉक बढ़ते रहते हैं। तो उसको लगता क्या है कि मेरा ही स्टॉक खराब है, चलेगा ही नहीं, और उसको अपने स्टॉक पे डाउट भी हो जाता है कि अब चलेगा नहीं चलेगा। और इसके कारण जब बाकी स्टॉक भागते हैं तो इसको बेच के उसको खरीद लेता है, और ये साइकिल चलता रहता है। जंपिंग बेबी वाला, हाँ, तो वो करता रहता है इसके कारण। और होल्ड, मैं तो मानता हूँ कि बड़ा प्लेयर क्या करते हैं ना, कि पैसे दे देता है कि भाई इस स्टॉक को 2-3 साल तुम रखो अपने पास, जब बढ़ाना होगा तो मुझे दे देना, और ले लेता है उन लोगों से, बॉटम पे उन लोगों से लेता है और उन्हीं को टॉप पे देता है। क्या बात। तो ये करता रहता है, और ये साइकिल है, चलेगा। तो इसका सिंपल सा है ना कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, SRT लेवल को देख लो ना, 0.85 SRT आ जाए, 0.85 से 9, आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर दो। गुड। और देखो क्या होता है। लेकिन 3 से 4 सालों में एक बार 0.85 आता है, ये भी ध्यान रहे। इंतजार करना पड़ेगा। खेल पेशेंस का है। अभी जो उसके बाद निफ्टी में एक चीज और हमने डेवलप की है कि निफ्टी जब गिरती है तो उसकी गिरने की एक रॉ होती है। जब वो गिरेगी तो 5%, 12%, 17% और 38%, इसका एक गिरने का रॉ होता है, और लास्ट में होता है 57%। मतलब कि अगर निफ्टी में गिरावट होती है टॉप से, तो 5% गिरावट के बाद रुक जाएगी, और वहां से एक बाउंस बैक आएगी। फिर 5% के नीचे क्लोज किया तो 12% तक जाएगी, फिर बाउंस बैक आएगी, फिर गिरेगा, फिर 17। इस बार निफ्टी 17% से उठी, और जब 17 आया था तो मैंने अपडेट भी किया था कि 17% डाउन हो गया। यहाँ जो आपके दर्शक होंगे जो हमें जानते हो, कमेंट करके बताएंगे कि मैंने कहा था या नहीं कहा था कि अब 17% हो गया है बाजार का। अब इसके नीचे भाई रूम नहीं है, अब उठेगा। हाँ, अब उठेगा, गिरेगा तो नहीं, लेकिन अब 17% हो चुका है, तुम देख लो। गुड। और उसपे बहुत लोगों ने शायद खुद के दम पे पोर्टफोलियो बनाई और प्रॉफिट भी कमाया, और आज तक उनकी होल्ड है, और वो रेड नहीं होगा। तो मार्केट में वो साइकिल होती है, 3-4 सालों में एक बार आती है। तो SRT से हम लोग उसको काफी कैलकुलेट कर सकते हैं, टाइम कर सकते हैं उसको। हम एक तरह समझते हैं कि टाइम इंडिकेटर है वो, मार्केट को टाइम करने का। और वो उस समय एक्टिव होता है जब लोगों को बिलीव नहीं होता है। जब मार्केट में सेल करना रहेगा और SRT 1.3 रहेगा, आपको बिलीव नहीं होगा कि मार्केट में गिरावट आएगी। बढ़ाती है।
जब बाइंग करना होगा आपको बिलीव नहीं होगा कि मार्केट ऊपर जाएगी, बट आती है, दोनों चीजें हो जाता है। तो बिलीफ सिस्टम भी आपको डेवलप होगा, लेकिन एक लंबे धीरे-धीरे, हाँ, एक बार में नहीं होगा। ये जो भरोसा है, मतलब अपने ही चीजों पे, अपने ही प्रिंसिपल्स हाँ, पे, जो भी आप principles अपना प्रिंसिपल्स डेवलप करेंगे, उस पे जो आपका भरोसा है, उसमें भी एक टाइम लगेगा। टाइम कि आप लगेगा, टेस्ट करेंगे, एरर होगा, फिर Error आप होगा, इम्प्रूव बिल्कुल। करेंगे। जैसे बिलीव इजीली नहीं होता है ना, जैसे मैंने कहा कि हेस्ट 3 हमने बताई, तो 2 महीने से लोग कर रहे हैं, 2 महीने में एक बार शायद लॉस लगा है, तो 2 महीने से जो लोग देख रहे हैं, यानी 16 बार में एक बार लॉस लगा है। हाँ, तो एक बार लॉस लगा है, तो अब उनकी बिलीफ सिस्टम डेवलप हो रही है। अब धीरे धीरे हाँ, कुछ अब लोग का उसमें थोड़ा क्या सा होगा कि जिनकी कैपिटल मान लो 10 लाख भी थी, वो एक लॉट में ट्रेड कर रहे थे, वो बिलीफ सिस्टम जनरेट कर रहे थे, तो अब वो क्या करेंगे कि अब ज्यादा कैपिटल का यूज करेंगे। तो मैं उनको कहना चाहूंगा कि बिलीफ सिस्टम अगर डेवलप हुई है, तो अब ज्यादा कैपिटल मत लगाओ। आपने 1 से किया था, अब यहाँ 5 तक पहुंचो, 4 तक पहुंचो। रीजन क्या है कि अगर आपने 20-25 लॉट तक पहुंचे तो अगले दिन में लॉस दे देगा, और अगर लॉस हुआ तो जितना प्रॉफिट नहीं कमाया उससे ज्यादा लॉस हो जाएगा, तो आपकी कन्विक्शन खत्म हो जाएगी, और फिर चाहे हेज 23 हो, चाहे हेज 23 हो, चाहे 2003 हो, आप फिर कन्विक्शन नहीं आएगी, किसी चीज पे विश्वास ही नहीं कर पाएंगे। देखिए बाजार का एक सिस्टम है, वो क्या करता है कि आपके साइकोलॉजी पे वार करता है। बाजार का एक सिस्टम है, स्वभाव है कि वो आपकी साइकोलॉजी को उस जगह तोड़ेगा जहां आप सबसे ज्यादा कन्विक्शन में होंगे। जैसे किसी ट्रेड को आप कर रहे हो और लगातार प्रॉफिट बना रहे हो, तो जब लगातार इंसान प्रॉफिट बनाता है तो उसको बहुत साइकोलॉजी स्ट्रांग हो जाती है कि मैं तो अब एक चीज तो डिकोड कर लिया, हाँ, एक तो हाँ, मैंने मार्केट क्रैक कर लिया, हाँ, अब मैं दुनिया जीत लूंगा। वो क्या करेगा, बड़ा दांव लगाएगा, और जैसे ही लगाएगा बड़ा, तो ओवर कॉन्फिडेंट में है, बाजार उसको लॉस देगी, और भारी भरकम, इतनी भारी भरकम लॉस देगी कि उसको उस स्ट्रेटजी पे फेथ ही खत्म हो जाएगा, इवन खुद पे फेथ खत्म हो जाएगा, और फिर वो स्ट्रेटजी काम करेगी, और वो इंसान मार्केट में काम उस पर नहीं करेगा। तो क्या करता है, साइकोलॉजी अटैक जिसको कहते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं उससे बचने का तरीका क्या है कि लॉट साइज को प्रेम से बढ़ाओ, कोई जल्दबाजी नहीं है। 1 हुए हैं 2 कर लेंगे, 3 कर, समय दो। मतलब अगर आपको 30-40 तक पहुंचने तो 1-2 साल उसको वक्त दो। 2 सालों में आप इतने पारंगत हो चुके होंगे कि हर मूव को समझ गए होंगे, तो अब आप जब बढ़ाओगे तो आपको पता है, तब तक उतनी पैसे आप कमा चुके हो, आप प्रिपेयर हैं उसके लिए। क्या बात है। तो ये चीजें होती हैं, और ऐसा किया जाए तो कोई भी चीज आप फॉलो करते हैं आपको परेशानी नहीं होगी। तो मैंने कहा कि ट्रेडिंग क्या है ना, पूरी साइकोलॉजिकल गेम है, पूरी साइकोलॉजिकल। मैं खुद यहाँ बैठ के समझ पा रहा हूँ ये बात कि कैसे मार्केट अटैक करता है आपकी साइकोलॉजी, पूरी वो साइकोलॉजी पे ही अटैक करेगा, और एक बार उसको खत्म किया तो आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। जैसे कुछ लोगों के अंदर डर बैठ जाता है, पैसे हैं पास में, सब कुछ हो, ट्रेड नहीं ले पाएगा, उनके अंदर डर बैठ गया है कि भाई मैं करूंगा तो लॉस होगा। इवन कुछ लोग तो ये कहते हैं कि अभी तक सब कुछ ठीक है, मैं ले लूंगा तो लॉस हो जाएगा, या गलती से वो लिया और सच में लॉस हो गया, तो सर मैंने लिया ना इसलिए लॉस हुआ, और बिलीव हो, बढ़ते गया, माय गॉड। तो ये चीजें होती है, लेकिन उनको समझना होगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप डिसिप्लिन वहां फॉलो कीजिए, खुद ब खुद चीजें आसान हो जाएंगी। और लॉस होता है बाजार में, ऐसा कोई व्यक्ति अगर कहता है कि लॉस नहीं होता है तो नीतीश सर एग्जांपल बिल्कुल, तो झूठ बोल रहा है, क्योंकि लॉस होता है बाजार में, मैं ये मानता हूँ। मैं एग्जांपल हूँ ना कि लॉस होता है, हाँ, बताते हैं, सही बात। और जब मैं कह रहा हूँ इतने सालों तक रहने के बाद भी कि अगर कोई कहता है कि नहीं लॉस नहीं होता है, तो झूठ बोल रहा है वो, उसको बिलीव मत करो। कोई आकर बाजार में अनाप शनाप कहता है 30%, 40%, हाँ, महीने का 30% दे देंगे। कई लोग कहते हैं महीने का 30%, महीने का 15%, महीने का 20%। तो क्या ये संभव है सर? आपसे जानना चाहेंगे। बस उसको इतना ही कहिएगा कि अपना ITR दिखा दो। अगर तुम महीने का 30-40% रिटर्न दे सकते हो तो ऑफकोर्स तुम तो ITR अच्छा भरते होगे भाई, तो दिखा दो, है ना। उसको तो फिर अंबानी क्या होना चाहिए था। बहुत पैसे क्या कर रहा है? इस वादों पे ठगे जा रहे हैं भारत से इंटरनेशनल मार्केट में भी कि भैया हाँ कि 20% रिटर्न देंगे, महीने का 30% रिटर्न देंगे, हर दिन का 2% देंगे। और आप देखिए कि भारत की जनता भी ऐसी है। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो कहता है कि 60% देंगे या 30% देंगे, उस तरफ पैसा बड़ा चला जाता है लोगों का। और अगर कोई बोले कि 1% मिलेगा जी या 2%, या वो बोलेगा वो भी नहीं मिल सकता, उसमें भी हाँ इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म। मेरे पास भी लोग आते हैं कि सर क्या परसेंट रिटर्न, मैंने कहा परसेंट रिटर्न किसको पता है रिस्क पता है कि कम से कम, ये तो पता ही नहीं है परसेंट रिटर्न जैसा क्या होता है। वो तो मार्केट के ऊपर है ना कि कितना देगा, मार्केट को देने पे आया तो बहुत कुछ दे देगा, नहीं आएगा लॉस भी देगा। कोई व्यक्ति कह ही नहीं सकता कि कितना परसेंट हो। कोई बैंक FD थोड़े ना कि उससे 6 या 7% रिटर्न मिल रहा है वहां पे रिटर्न में। यानी जो भी लोग फिक्स रिटर्न की बात कर रहे हैं वो एक फ्रॉड है, बिल्कुल फ्रॉड है। उन व्यक्तियों पे भरोसा ना की जाए, वो आपके हार्ड एंड मनी को बर्बाद करने आए हैं, कुछ भी नहीं। उनको मतलब वो यूं कह सकते हैं कि आपके जो सपने हैं कि मेरा पैसा ज्यादा बढ़े, वो आपके सपने को छीन के खुद के सपने पूरे कर लेंगे। तो उनसे बचिए। और ऐसा हो रहा है, बहुत लोग हैं, बहुत बड़ी आबादी है जो कि ऐसा सोच के करते हैं, बट
ना करे तो अच्छा है। एक आखिरी सवाल कि सर क्या ट्रेडिंग हर आदमी सीख सकता है? आज के अभी का जो भारत है वहां पे मतलब कोरोना के बाद खासकर शेयर मार्केट को लेके एक जागरूकता बढ़ी है। फाइनेंस इस टॉपिक पे बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब वीडियोस और मतलब सोशल मीडिया के ऊपर आके चीजें होने लगी। तो क्या एक ऐसा आदमी जो बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, बहुत कॉमन है अभी, या कोई स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी में भी है, क्या हर आदमी ट्रेडिंग सीख सकता है, ट्रेडर बन सकता है? सबसे बड़ी बात आपको मैं बताऊं कि ट्रेडिंग जो अपने आप में यहाँ पे आपकी बड़ी बड़ी डिग्रियां का कोई मूल्य नहीं है। आप पीएचडी हो सकते हो, आप साइंटिस्ट हो सकते हो, मैं आपको बता रहा हूं, आप बहुत बड़े मतलब तोप हो सकते हो, ट्रेडिंग में आप फेल कर जाओगे। ट्रेडिंग क्या है ना कि कोई भी कर सकता है जो कि हल्का फुल्का चार्ट देखना आता है, हल्का डाटा देखने आता है, हल्की फुल्की चीजें आती हैं, बस उसको अपनी साइकोलॉजी पे कंट्रोल करनी है, अपने आप को समझना है, अपने रिस्क को समझना है, अपने पोजीशन को समझना है, धीरे धीरे चलना सीख जाएगा। तो ट्रेडिंग में कोई मतलब बड़ी डिग्रियों से एक जज नहीं होता कि आप ट्रेडिंग कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। मैंने तो बहुत बड़े तिस्मार खां को भी यहाँ डूबते देखा है। तो डिग्रियों का कोई मूल्य ही नहीं है। आप पढ़ के, मैं तो कहा कि आप साइंटिस्ट हो या पीएचडी हो, आप कर लो और ट्रेडिंग कर लो तो जरा पता चल जाएगा। या ट्रेडिंग पे बहुत बड़े बड़े लोग ज्ञान भी देते हैं ना, वो ज्ञान देते हैं, उनको कहो कि ट्रेडिंग करो सामने मेरे, पता लग जाएगा। ट्रेडिंग नहीं करें, ज्ञान देना आसान है, अप्लाई करना तो चलिए हाँ, सीख लिया कहीं से, वही बातें बता दी, बोल दी, हाँ इधर से चार बातें आपसे सीखी, बोल दी, हाँ बहुत सही बात, उधर से उधर कर दिया, उधर करके दिखाओ तब न माने। रियल ट्रेडर हो कि नहीं, रियल हो कि नहीं, आप करो तो पहले, तब पता चलेगा कि ट्रेडिंग क्या है। पुराना पास्ट हिस्ट्री दिखाओ अगर किया है तो। बिल्कुल बिल्कुल सारी चीजें होती है, करो तो पता लग जाएगा। वो तो सारा होता है ना, एक संस्कृत में कहावत है, प्रत्यक्षम किम प्रमाण। तो फिर बात खत्म, प्रत्यक्ष में आओ, प्रमाण की हमको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे पॉडकास्ट पे आए और हम सबको इतना वक्त दिया। मुझे लगता है कि ये पॉडकास्ट जितने भी लोग देख रहे होंगे वो यहाँ से बहुत कुछ सीख के निकलेंगे, और कई लोग जो रुक चुके होंगे, स्टक हो चुके होंगे, या शायद अपने ऊपर डाउट कर लिया होगा कि अब मैं तो नहीं करूंगा ट्रेडिंग, ऐसे कई लोगों का उद्धार होने वाला है इस पॉडकास्ट से। और हम चाहेंगे कि सर आगे भी आपके साथ हम लोग कई पॉडकास्ट करें। श्योर। और मैं आपके थ्रू कहना चाहूंगा कि आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और पूरी टीम को कि आपने मौका दिया कि आएँ और लोगों के बीच अपनी बात को रखें। और मैं समझता हूँ कि अभी इंडिया की जो भी जनरेशन है, खासकर न्यू, वो ट्रेडिंग में आना चाहती है। तो आने के पहले आप सीखो, मेहनत करो, खुद पे ईमानदारी से करो, और जब आप मेहनत करोगे खुद पे तो दिन दूर नहीं है कि आप कर लोगे। और हर कोई कर सकता है, शर्त है कि उसको टाइम देना होगा, और टाइम दीजिए तभी कुछ आपकी बात मुझे अभी याद आ रही है ना कि पार्ट टाइम के लिए आओगे तो फुल टाइम वाला भी चला जाएगा। बिल्कुल, बाजार में अगर आप पार्ट टाइम के लिए आते हैं तो फुल टाइम भी चला जाएगा। तो वो सब ना करें, समय दें इसको, मेहनत करें। समय लगता है बट समय से पूरी हो जाती है। यहाँ समय लगता है तो इस बात को ध्यान रखना है। ऐसा नहीं सोचना है कि आएंगे कुछ ही महीने में हो जाएगा, नहीं। जब आप समझो कि एक MBBS बढ़ने में 5-5 साल पढ़ने पड़ते हैं, 10-10 साल पढ़ने पड़ते हैं, तो यहाँ पे कैसे हो सकता है? समय तो लगेगा ना। तो आप लोग समय दीजिए, और मुझे लगता है कि जब आप समय देंगे तो, और हाँ, फर्जी लोगों से बच के रहिए, क्योंकि वो सपने दिखाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, उसके चलते तो और बदनाम, उन समय आपकी और लॉसेज होंगी, परेशानियां होंगी, तो वो मत कीजिए। और मैं समझता हूँ कि आप लोगों के पैसे की हिफाजत आपसे ज्यादा कोई कर ही नहीं सकता। क्या बात है ना? आप अपने पैसे खुद हिफाजत करो, समझो। और बचिए बाजार में, मैं यही कहूंगा। और मेहनत कीजिए, सीखिए, जितना सीखेंगे उतना अच्छा है। बाकी तो अगली कक्षा में बात होगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच आप आए, थैंक यू सो मच। और जितने लोग भी यहाँ पे देख रहे हैं, इसको शेयर कर दीजिए, बहुत लोग का कल्याण हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।